कि आप बेसिकली जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हम क्या क्या देख लिया था हमने कि अगर मेरे पास कोई डाइपोल हो, डाइपोल के मेरे पास अगर इक्वेटोरियल पोजीशन उस क्या बोलते हैं उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकालना हो कि कितना डाइपोल लग रहा हो, कितना होता है केपी अपॉन आर क्यूब होता है, केपी अपॉन आर क्यूब होता था। वहीं अगर मुझे किसी डाइपोल के अगर एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना तो कितना होता है 2 केपी अपॉन आर क्यूब होता है। तो आई होप ये सारा डेफिनेशन क्लियर हो गया हो कि कैसे इसको ये सारे डेरिवेशन क्लियर हो गया हो कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे हमारे पास का रिजल्ट आता है कि क्या डायरेक्शन। तो एक्सियल हमेशा याद रखना, एक्सियल जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे किसी भी डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर अगर मुझे लिखना है तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का दोनों सेम डायरेक्शन होता है। वहीं अगर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, इन दैट केस क्या होता है बस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल आपस में एक दूसरे को क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। मैं कि अगर मेरा 2 केस होगा तब तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फटाफट निकालूंगा। लेकिन एक जर्नल केस होता है, जर्नल केस मतलब जैसे हमने रिंग केस में देखा था कि कोई भी रिंग मेरे पास किसी भी एंगल पे अगर मेरे पास रखा हो, इन दैट केस मुझे बताना है इस रिंग की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा हो, तो हम कैसे फाइंड आउट, उसका हमने एक जर्नल केस बनाता है। सेम एज इट इज ना मेरे पास डाइपोल में होता है कि अगर मेरे पास कोई डाइपोल में बोले कि लेटर से एक्सियल पॉइंट पर ना बोल के ना हमें इक्वेटोरियल पोजीशन मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना देके कहीं पर भी अगर मुझे दे दे, इन दैट केस हम कैसे उसको उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। देखो जो मैं पहले ही बोलना चाहूँगा, जो हम यहाँ पर है ना एज इट इज हम नेक्स्ट चैप्टर बना, हमारे पास 3 चैप्टर है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, फिर दूसरा आएगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वगैरह जो चैप्टर है उसके अंदर भी सेम एज इट इज हम यही चीज पढ़ना होगा। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड रट रहे हैं, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे पोटेंशियल खेलेंगे। सेम यही फंड आएगा कि बताओ डाइपोल के से डाइपोल के एक्सियल पे कितना पोटेंशियल होता है, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन में कितना डाइपोल होता है, फिर डाइपोल के से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना तो कैसे निकालेंगे, सेम एज इट इज आने वाला है। बस जस्ट वहाँ पे क्या होगा, जो वर्ड ना इलेक्ट्रिक फील्ड उसके जगह मैं वहाँ पे क्या यूज करूँगा, पोटेंशियल यूज करूँगा। इसलिए बोलो प्लीज ध्यान से यहाँ पे ना। फिर मैग्नेटिज्म, जैसे हमारे पास मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा उसके अंदर भी क्या होगा, सेम इलेक्ट्रिक, सेम यही सारा कंसेप्ट होगा। किसी डाइपोल के से किसी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो कितना होगा, यही सब सारा कुछ हमें वहाँ बस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मेरे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। एनीवेज तो ये पॉइंट क्लियर। तो अब हम देख रहे थे किसी भी जर्नल पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है किसी डाइपोल की वजह से तो कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे हमें सीखना है। तो कैसे निकाल जाए, तो सबसे पहला स्टेप क्या, मान लो मेरे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई मेरे पास डाइपोल है, इस डायरेक्शन मान लो मेरे पास कोई डाइपोल प्रेजेंट है, ठीक है। लेटेस्ट से 1 सेकंड के लिए मैंने वहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, उसको वापस करेक्ट कर लेना। मान लो मेरे पास इस पॉइंट पे कोई मेरे पास डाइपोल है और वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, किसके साथ, सेंटर से बना रहा है। अब किसी ने ये बोला यार बता इस डाइपोल पे मेरे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे मेरे पास इन डाइपोल के से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने का कोई भी जरूरत नहीं है, एकदम आराम से पढ़ो, सबको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा फोकस रखना है यहाँ पे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो अगर मुझे कभी कोई बोले 1 सेकेंड कि ये डाइपोल है और डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर निकाल कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कितना था 2 केपी अपॉन आर क्यूब आता है। वहीं कोई बोलता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकाल तो कितना आता है केपी अपॉन कितना होता है आर क्यू, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर डाइपोल के से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है केपी अपॉन आर क्यू होता है। देखो ये सारे डेरिवेशन में अच्छे से याद होना चाहिए। रिंग की वजह से कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ फटाफट, के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना होता है 3/2। ये सब भूल के, अरे भूलना नहीं भैया, ध्यान से आराम से पढ़ोगे, सब कुछ हमें याद होना चाहिए एक पॉइंट। ऐसा मत करना कि कुछ भी याद नहीं और सब कुछ बाउंस बैक जा रहा है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा भी हमें डरना नहीं, क्योंकि अगर इस चैप्टर में डर गया और सोचे कि नहीं मेरे से यहाँ पे निकल जाएगा, मैं नेक्स्ट चैप्टर में देख संभालूंगा, नहीं। अगर ये चैप्टर अगर खराब हो गया ना, समझो नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी खराब होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे सेम यही सारा फंडा यूज होने वाला। बस वहाँ पे एक जो डिफरेंस रहेगा, यहाँ में इलेक्ट्रिक फील्ड पर, वहाँ पे पोटेंशियल पढ़ना होगा, सेम एज इट इज में मैग्नेटिज्म भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि आगे के बाकी के जो 2 चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें हमें कोई भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना, कहीं पर भी अगर कोई भी डाउट हो तुरंत इन्फॉर्म करें, डाउट्स को सॉल्व कर लेंगे। तो एनीवे तो हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि इन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तब तो मैं आराम से निकालूंगा। लेकिन मान लो मेरे पास कोई डाइपोल है, वो किस एंगल, ये डाइपोल, ये मेरे पास कोई पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे मुझे बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास लग रहा होगा, इस पॉइंट पे मेरे को बताना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा हो इन दोनों डाइपोल की वजह से। यार कैसे बताएंगे, सिंपली। और यहाँ पे हम एक और चीज़ ये बना कि ये जो डाइपोल है ना, ये मेरे पास ये जो लाइन है वो कितना एंगल बना रहा है, सेंटर के साथ थीटा एंगल पे मुझे बनाया जा रहा है सीधे। तो अब कैसे सॉल्व किया जाए, तो हमें सिंपली पता है, मुझे बताना ये जो लाइन है छोटा सा मेरे पास, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बताना तो कैसे मैं फाइंड आउट करूँ। मान लो कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो, किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल की वजह से, तो कैसे निकालेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कि जो मेरे पास डाइपोल था, ये जो मेरे पास डाइपोल था, मुझे बताना है इस डाइपोल के इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा हो। तो मैंने किया क्या, मैंने सिंपली क्या किया, इस डाइपोल का 2 कंपोनेंट ले। देखो फर्स्ट स्टेप क्या, स्टेप 1 ऑलवेज टेक द कंपोनेंट ऑफ अ गिवन। देखो समझ में नहीं आएगा ना तो एक रिजल्ट आने वाला है, तो कोशिश तो करना समझना कि डेरिवेशन कैसे, बस उस रिजल्ट को याद
कर लेना, सारा काम हमारे पास निपट जाएगा। इसका कोई डेरिवेशन में नहीं पूछता, बट फिर भी मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें फील होना चाहिए कि पता होना चाहिए कि डेरिवेशन रियलिटी में आया तो आया कैसे। बट मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा कि डेरिवेशन को अच्छे से समझो, रिजल्ट वो याद कर लोगे, ठीक है क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा नहीं वैसे, लेकिन रिजल्ट अगर डेरिवेशन समझ में आएगा ना तो क्या होगा, फटाफट और मतलब कि थोड़ा सा कन्वेंट लगेगा, थोड़ा सा और इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे कभी भी डाइपोल निकालना हो, सबसे पहला काम क्या है, बस उस डाइपोल का मुझे कंपोनेंट लेना है। तो ये बेसिकली क्या पी कॉस थीटा, ये क्या हो गया पी साइन थीटा। अब इस डायरेक्शन में डाइपोल रहा नहीं, रहा ही नहीं मेरे पास। क्या बोल रहा है यार, ये तो दिमाग बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ भैया देख हमसे देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने क्या कि इस पी का कंपोनेंट कर लिया, इस डायरेक्शन में पी कॉस थीटा और मुझे इसका परपेंडिकुलर बनाना है। तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा पी साइन थीटा मेरे पास हो गया। अब जैसे ही मैंने एक कंपोनेंट बनाया तो इस डायरेक्शन में तो डाइपोल निपट गया, बचा मेरे पास कौन सा, एक तो पी कॉस थीटा और क्या हो गया पी साइन थीटा, इसके दो कंपोनेंट आ गए। अब देखना ध्यान से, ये जो पी कॉस थीटा है ना, देखो अब ये मेरा डाइपोल इस सेंटर से ये पॉइंट कैसा बिहेव करेगा, एक्सियल की तरफ बिहेव कर रहा है, और ये जो सेंटर से ये पॉइंट है ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह बिहेव कर रहा होगा। ओ भाई साहब तू बोलना क्या चाह रहा है, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि देख जो ये वाला कंपोनेंट है पी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है ये तेरे पास एक्सियल की तरफ बिहेव कर रहा है, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये मेरे पास किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन की तरह मेरे पास बिहेव कर रहा है। क्या मतलब ये मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ। देखो इस सेंटर से इस पॉइंट को देखो कैसा लग रहा हो, एक्सियल पॉइंट की तरह लग रहा होगा। इसी सेंटर से इस पॉइंट को देखो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह लग रहा होगा। दोस्तों यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, पी कॉस थीटा behave like a p cos theta behave like a axial point and p sin theta behave like a परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन, जो मन करे वो लिख सकते हैं। तो कंपोनेंट ब्रेक करने का सीधा सीधा ये मेरा मकसद ये था कि जो पी कॉस थीटा होगा मेरे पास वो एक्सियल पॉइंट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा, और ये जो पी साइन थीटा था ये मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम, कोई भी किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर मुझे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना हो तो पहला स्टेप मेरे पास क्या होता है, जिस भी पॉइंट पे हमें निकालना सिंपली मैं उसका कंपोनेंट कर लूंगा। देखो ये क्वेश्चन हायर लेवल्स में होता है, इतना तो क्वेश्चन बोर्ड में आएगा नहीं कि हमें दे दे कि किसी भी जनरल पॉइंट बता कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बिकॉज मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया, जो अब से इस साल से जो हमारा पैटर्न है, देखो पहले भी हमारे पास एक एग्जाम होता था, CUCT एग्जाम होता था, ठीक है। तो वो पहले भी एग्जाम होता था, बट वो ठीक है होता था, बट हमारे पास जो ड्यूक होता है, ड्यूक के जितने भी कॉलेज होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज होते हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज होते हैं, जैसे मिरिंडा हाउस हो गया, फिर उसका स्टेफेंस कॉलेज हो गया, ये सारे जो हमारे पास हिंदू कॉलेज हो गया। तो बेसिकली ये सारे कॉलेज थे ना, उसको CUCT से कोई एग्जाम से मतलब नहीं था। वो सिंपली क्या करता था, अपने बोर्ड के परसेंटेज लगाता था और सिंपली उसको एग्जाम को लेता था। बिलीव नहीं करोगे पिछले साल 99.2% हमारे पास कट ऑफ गया था इसका, अपना DU के जितने भी कॉलेज थे, मीन्स मिरिंडा हाउस का क्या था 99.2, मतलब कट ऑफ बहुत हाई जाता था। इस साल से पता है क्या, गवर्नमेंट CUCT का एग्जाम दे रहा है, 100% एग्जाम तो होगा ये श्योर है। अब इससे यहाँ से एग्जाम से क्या होगा ना, 50% एग्जाम को यहाँ पे भी लोग मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे और 50% बोर्ड का कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर यहाँ से क्या होगा, रैंक आएगा, जैसा रैंक आएगा वैसा क्या होगा, कॉलेज मिलने वाला है। तो इसलिए बोला कि ध्यान से इस बार पढ़ना, क्योंकि कॉम्पिटिशन के एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में छोड़ना पूछेगा कि मेरे पास बोर्ड में भैया 30% तेरा सिलेबस का, ठीक है वो तो सिलेबस को ध्यान रखेगा, बट हमें कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए बोला कि ध्यान से एक ही चीज़ यहाँ पे पढ़ना, बिकॉज 50% यहाँ पे क्या होगा, CUCT का यहाँ पे मार्क्स को काउंट किया जाएगा, 50% बोर्ड का मार्क्स काउंट किया जाएगा, फिर इन दोनों कंबाइन करके क्या होगा, हमारे पास रैंक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है कि हमारे पास कितना कंट्रीब्यूशन होगा, बट मैं ये श्योर हूँ कि 50% तो CUCT वाले लेंगे और DU का 50% मार्क्स, दोनों को कंबाइन करके एक रैंक बनाएंगे। इसलिए बोला, और CUCT के एग्जाम में सिलेबस क्या रहेगा पता, देखो जो हमारा रीजनिंग टाइप का होता है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग, उससे आएगा। फिर एक सब्जेक्ट को मैं पहले स्ट्रॉन्ग कर लेना, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों में से एक सब्जेक्ट तो ऐसा होना चाहिए जो एकदम फाड़ू होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि जब BSc करोगे तो उसमें एक सब्जेक्ट क्या होता है, जो मेरे पास क्या होता है, एक सब्जेक्ट मेरे पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसी से हम जैसे कोई BSc मैथ्स से करता है, हमारे पास होगा तो डोंट वरी, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री उसमें तीनों अंदर होगा, लेकिन जिसमें ज़्यादा मार्क्स आएगा ना वो तुम्हारा क्या होगा, मेन वहाँ पे काउंट किया जाता है। इसलिए बोलो एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेना, ताकि एग्जाम को इस एग्जाम में भी फोर्थ सको अच्छे से। अगर फोर्थ पाओगे तभी जाके क्या होगा, हमारा टॉप के कॉलेज मिल पाएंगे, और अदरवाइज फिर तो भाई मैं सोच भी नहीं सकता अदरवाइज का। इसलिए बोला प्लीज़ ध्यान से यहाँ पे फोकस करके पढ़ना। तो हमें ये मैं डराने के लिए नहीं बोला, बस मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन दिया ताकि हमें पता होना चाहिए। CUCT जो हमारे पास एग्जाम है, अभी तो कंफर्म डेट नहीं है, बट मैं श्योर हूँ कि हर साल देखो एग्जाम होता था, बट जो हमारे टॉप कॉलेज होते थे ना BSc के, जैसे मिरिंडा हाउस, स्टीफेंस कॉलेज या फिर और भी एक दो कॉलेज है, वो सब क्या करते हैं, इस एग्जाम से कोई मतलब नहीं था। वो सिंपली क्या चाहते थे, बोर्ड के परसेंट फॉर्म भर, तुम फॉर्म फिलअप करो, बोर्ड के परसेंटेज करो, वो लेके कट ऑफ निकाल देते। जैसे 98 पॉइंट ऊपर से होगा तो तुम्हारा एडमिशन होगा, 98 पॉइंट्स नहीं होगा तो सीधे से नहीं होगा, तो एक कट ऑफ निकाल दिया, फिर उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होता था। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी एग्जाम कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग क्या हो, जितने भी यूनिवर्सिटी है ना इंडिया के अंदर, मीन्स जितने भी BSc कॉलेज है, तो जैसे हमारे पास IITs के लिए क्या होता है, JEE एडवांस होता है, फिर NITs वगैरह के लिए JEE मीन्स होता है, वैसे ही सेम एज इट इज मेरे पास क्या होता है, जितने भी मेरे पास इंडिया में कॉलेज है, जितने भी BSc के टॉप कॉलेज हैं, उन सबके लिए क्या होता है, मेरे पास एक एग्जाम होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, का नाम है CUCT, ठीक है। तो
क्या होगा नहीं इसको बाद में देखते हैं, लेकिन पहले ही बोला यहाँ पे इसको फोकस करो। तो यहाँ पे हमेशा मैं क्या बोला, किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं उसका हमेशा कंपोनेंट करूँगा। जो पी कॉस थीटा को मेरे पास बिहेव करेगा एक्सियल पॉइंट की तरह, और जो पी साइन थीटा को क्या होगा मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह मेरे पास यहाँ पे बिहेव कर रहा होगा। ये पॉइंट में लिख दिया। अब तो मेरे पास कहानी आसान हो गया। मैं क्या हो गया, कहानी आसान देखना यहाँ पे चाहूँगा। एग्जाम्स वगैरह क्या होता है, इजी होता है, ऐसा नहीं होता कि बहुत हार्ड होता है। फॉर एग्जांपल एक बात बताऊँ, सच बता रहा हूँ, ये मैंने रियलिटी देखा है। जैसे मेरे पास मान लो 10 लाख स्टूडेंट्स में अपीयर हो रहे हैं, मोस्टली तो होते नहीं है, बस बता मान लो अगर तुम्हारे पास 5 लाख भी नहीं, मतलब कि 3 से 4 लाख अगर बच्चे उसमें अपीयर हो रहे होंगे, इन दैट केस क्या होता है देख रहा समझ जाना। तुम्हारे पास तो मान लो कि 4 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, बस बता रहा हूँ। एक जनरल कोई भी एग्जाम होता है ना, उसका एक जनरल एक रूल बताता हूँ। 4 लाख जैसे बच्चे एग्जाम अपीयर हो रहे हैं, उसमें से मान लो 3,50,000 बच्चे होते हैं जिससे तुम्हारा कोई कंपटीशन है, वो बस नाम के लिए एग्जाम देते हैं, दैट्स इट। बच गए 50,000 में से भी क्या होता है मेरे पास बेसिकली 25,000 बच्चे ऐसे होते हैं, जो 20 to 25,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्या होता है, ठीक है पढ़ रहे होते हैं बट रेगुलर बेस में नहीं पढ़ रहे होते। कंपटीशन हमारे किसी रहता है 25,000 बच्चों से ही रहता है, दैट्स इट। यही होता है हर एक कंपटीशन एग्जाम का फंडा होता है। ये सच बता रहा हूँ, ये रियलिटी में फैक्ट है। किसी से पूछना यही बताएगा कि रियल जो मतलब कि थोड़ा ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो वही बताया कि जो हमारा कंपटीशन एग्जाम होता है, मान लो नीट बोलते हैं ना 15 से 16 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, रियलिटी में 15 से 16 लाख बच्चे में से भैया 10 लाख बच्चे को तो तुम हटा ही दो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है हमारे पास। और उसमें से 3 से 4 लाख बच्चे और हटा दो, रियलिटी में कंपटीशन होता है बस 1 से 2 लाख बच्चों के बीच में। इसलिए बोला कि एग्जाम में सीट लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से ले सकते हो, बट क्या ध्यान से हमारा फोकस एकदम होना चाहिए कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको एकदम रेगुलर वे में पढ़ना है। और देखिए एक भी जो कंसेप्ट है वो हम मगअप करके नहीं पढ़ना है कि हमने रट्टाफिकेशन मार लिया फिर हाँ चाहिए ऐसे ऐसे नहीं, एक ही पॉइंट को मैं समझ के करना ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना। तो एनीवेज तो ये हमारे पास आ गया। अब देखते हैं इसके आगे हमें क्या करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जिस भी पॉइंट का निकालना था फॉर अ पॉइंट। अब बताओ ये जो मेरे पास ये पॉइंट है, ये वाला जो मेरे पास लाइन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है मेरे पास, एक्सियल की तरह। क्यों, देखो अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को देखूँ तो कैसा बिहेव करा एक्सियल की तरह, इस पॉइंट को यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह बिहेव करा होगा। तो हमें पता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल कितना आता है मेरे पास, टोटल फटाफट बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अगर मुझे किसी भी डाइपोल जैसे किसी एक्सियल पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना कितना होता है, 2 kp अपॉन कितना होता है, r³ होता है। भूल गए, अरे यार अभी तो बताया था मैंने कि किसी भी डाइपोल जैसे एक्सियल पॉइंट पर मुझे लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 2 kp/r³ होता है। लेकिन तू बोलेगा यार एक्सियल पॉइंट तो ये और ये दोनों होता है, फिर ये कैसे मेरे पास एक्सियल पॉइंट है। मैंने बोला ये पी कॉस थीटा मेरे पास बिहेव करना स्टार्ट कर देगा एक्सियल पॉइंट की तरह। सो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट के डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 2 kp अपॉन कितना हो गया r³। लेकिन यहाँ पे जो पी है इस पी का कंपोनेंट क्या है कॉस थीटा, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 kp कॉस थीटा अपॉन r³। सिमिलरली मेरे पास अगर मैं ई परपेंडिकुलर लिखना चाहूँ या फिर मैं ई इक्वेटोरियल लिखना चाहूँगा तो सिंपली किसकी कितना होगा मेरे पास, कितना होता है kp डिवाइड बाय r³ होता है। तो फाइनली यहाँ पे कितना हो गया kp अपॉन r³, और p का कंपोनेंट क्या है मतलब साइन थीटा, तो फाइनली कितना हो गया kp साइन थीटा, दैट्स इट, हो गया काम। बस यही हमारे पास काम था, बाकी तो कुछ है नहीं इसके, बाकी तो कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा। नहीं समझ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये गिवन है मुझे -q, ये गिवन था मुझे +q। यहाँ पे मान लो मेरे पास कोई ऐसा डाइपोल था, मुझे इस पॉइंट पे बताना है कि कितना मेरे पास इन दोनों के वजह से कितना मेरे पास डाइपोल के वजह से कितना इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना था। ये सेंटर से कितना एंगल बना रहा, थीटा एंगल बना रहा, तो मैंने सिंपली ये पी था मेरे पास, पी का कंपोनेंट हो गया पी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया पी साइन थीटा। जो पी कॉस थीटा को मेरे पास एक्सियल पॉइंट की तरह बिहेव करा और जो पी साइन थीटा को मेरे पास परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करा था। तो एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 2 kp/r³, बट यहाँ पे कंपोनेंट आ रहा था कितना 2 kp कॉस थीटा अपॉन r³, परपेंडिकुलर के लिए कितना kp साइन थीटा अपॉन r³, दैट्स इट। ये हमारे पास कर लिया। अब मुझे सिंपली बताना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम दिमाग लगाना। अब मुझे इस पॉइंट पे जो ये पॉइंट है, इस जो पॉइंट था मैंने उसका जो कंपोनेंट किया पी कॉस थीटा पी साइन थीटा आ गया, एक्सियल का लिख दिया, परपेंडिकुलर का भी ये लिख दिया। अब हमें सिंपली यहाँ पे ये मुझे बताना है, डायरेक्शन बताना है। एक्सियल पॉइंट का मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, मुझे यार पता है एक्सियल पॉइंट जो होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। लेकिन परपेंडिकुलर केस में ऐसा नहीं होता। परपेंडिकुलर केस में मैंने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इस तरफ होता है, लेकिन डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है इस तरफ, मींस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो वही चल डायग्राम में चले। क्यों, मुझे ये बता, ये मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, ये जो मेरे पास परपेंडिकुलर है इसका इस पॉइंट पे मेरे पास क्या डायरेक्शन होगा, क्या डायरेक्शन होगा मतलब यार रियलिटी में तो मुझे इस पॉइंट पी पे जो मेरे पास पॉइंट है ये क्या माना था, इस पॉइंट को कोई भी मान लो डब्ल्यू वगैरह जो भी है, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना इस डाइपोल की वजह से। पॉइंट पे मेरे पास परपेंडिकुलर की वजह से कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, सीरियस सी बात है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जस्ट उसके अपोजिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, सॉरी डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये डाइपोल का डायरेक्शन तो ये हो गया मेरे पास। अब तो इलेक्ट्रिक जो इस ये है, ये जो मेरे पास है परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन क्या होगा, डाइपोल का डायरेक्शन के अपोजिट, तो मेरे पास क्या होगा इस डायरेक्शन में तो लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी वजह से हो गया ई परपेंडिकुलर। अब बचा ये अब बचा मेरे पास एक्सियल की वजह से मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का तो सेम होता है। तो सिमिलरली मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, मैं ये जो पॉइंट है उसके केस में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बस इस डायरेक्शन में रहता है। ये डायरेक्शन क्या हो गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सियल का हो गया,
नहीं समझ में आया। यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो परपेंडिकुलर होता है इन दैट केस क्या होता है उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बट मेरे पास जो एक्सियल वाला जो पॉइंट है उसका हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो तो मेरे पास एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में हो गया, और परपेंडिकुलर का क्या हो गया मेरे पास, इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट थोड़ा सा प्लीज यहाँ पे समझने की कोशिश करना। अगर डाउट हो कहीं भी, देखो ऐसा मत छुपा मत लेना कि हाँ मुझे यहाँ पे डाउट था हमने बताया नहीं, क्योंकि क्या सोचिएगा यार बहुत माइनर सा डाउट है या फिर बहुत मेजर सा डाउट है तो कुछ मुझे बताएगा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट हो तुरंत हमें क्वेश्चन पूछना यार इसके वजह से रीजन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके वजह ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें परपेंडिकुलर की वजह से तो इस सॉरी एक्सियल की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, और परपेंडिकुलर की वजह से मेरे पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। तो मैं यहाँ पे अगेन इस डायग्राम को बना देता हूँ। तो मैंने ये देखा एक्सियल की वजह से मेरे पास इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, परपेंडिकुलर की वजह से मेरे पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ये दोनों आपस में एंगल कितना बना रहा है, मेरे पास 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब मुझे सिंपली इस पॉइंट पे मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे डब्ल्यू पॉइंट पे मुझे बताना है क्या हो, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उस डाइपोल की वजह से। तो मैं कैसे लिखूंगा, हमें पता है ये मेरे पास एक्सियल है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है। हमें पता है कि अगर मैं इसका नेट मेरे पास कहाँ लग रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट की वजह से भैया एक्सियल और मेरे पास जो एक्सियल है और इक्वेटोरियल है, इन दोनों को कंबाइन करके मेरे पास इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा ना। अब वो कैसे निकाल जाए, नेट याद करो क्या होता है, नेट हमारे पास क्या होता है कि कोई भी दो चीज़ का अगर मुझे नेट निकालना सिंपली क्या होगा, उसके बीच में ऐसे होगा। तो फाइनली मेरे पास क्या होगा, ई नेट हो गया। ई नेट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, रूट ओवर किसी भी चीज़ का अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना हो या फिर नेट निकालना, उसका फॉर्मूला क्या होता था मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab कॉस थीटा मेरे पास होता था। यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह क्या होगा मेरे पास, ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसी को भी मान लो, प्लस बी स्क्वायर मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पे, ई एक्सियल का स्क्वायर किसी को भी कुछ भी मान सकता है। अगर मन करे ए स्क्वायर की जगह ई एक्सियल लिखने का तो वो भी लिख सकते हो, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते 2a मेरे पास हो गया ई परपेंडिकुलर, बी मेरे पास है ई एक्सियल कॉस, और थीटा कितना बन रहा है इनके बीच में 90। सो गया। देखो ये आसान है, बस यहाँ पे क्या थोड़ा सा ना हमें दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ता है। जनरल पॉइंट का तो आई नो थोड़ा सा इसका जो डायग्राम होता है ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट थोड़ा सा एक बार वापस को रिपीट करना, अगर समझ में नहीं है तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। बट ये चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि कोई भी छोटा सा जो माइनर भी क्यों ना छोटा सा डाउट हो, बट इन्फॉर्म करना कि हाँ यहाँ पे मुझे डाउट है, देन हम इसको इजिली सॉल्व करेंगे। अगर डाउट को नहीं सॉल्व किया ना प्लीज़ प्रॉब्लम आने वाला, क्योंकि हमारे पास ये ऐसा मत छोड़ना ये मेरा साथ छोड़ देगा। ये चैप्टर्स है ना ये साथ नहीं छोड़ने वाले, पोटेंशियल में भी सेम यही कहानी आने वाला है, मैग्नेटिज्म में भी ये कहानी सेम है। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि अगर यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया ना तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। यहाँ पे बेसिक जो भी बता रहा हूँ कैसे रिजल्टेंट का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, क्या फॉर्म, अगर ये सब यहाँ पे क्लियर हो गया ना तो वहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब एक बात यहाँ पे डाउट ये आ रहा होगा, ये मेरे पास लग रहा था ई परपेंडिकुलर था और यहाँ पे मेरे पास था ई एक्सियल। अब मुझे इस पॉइंट पे अगर मुझे डब्ल्यू पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो इन दोनों की वजह से मेरे पास इस पॉइंट पे लग रहा होगा ना। तो मुझे पता है कि दो पॉइंट की वजह से अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो सिंपली क्या उसका नेट ले लूंगा। तो नेट क्या होगा, हमेशा मैंने क्या बताया, दो अगर किसी भी दो लाइन के बीच दो चीज़ का अगर मुझे नेट निकालना तो सिंपली उसके बीच में ये लाइन ड्रॉ कर दो, ये क्या होगा इसका नेट हो गया। और मुझे ई नेट का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो मैंने ए स्क्वायर इसको मान लिया, बी स्क्वायर इसको ना पुट कर दिया। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, ई परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 2k ई परपेंडिकुलर है मेरे पास के पी साइन थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब। यार रात को भी कौन गाना बजाता है, ठीक है। एनीवेज एक्सियल पॉइंट का क्या डायरेक्शन है बस 2kp कॉस थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब प्लस। अब cos 90 की वैल्यू कितना होता है, cos 90 कितना होता है यार, cos 90 कितना होता है मैं भूल गया, ट्रिग्नोमेट्री टेबल ऐसे कैसे भूल गया। cos 90 की वैल्यू मेरे पास कितना होता है 0 होता है, और 0 को अगर मैं किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा मेरे पास 0 आएगा, तो ये क्या होगा पूरा निपट गया। अब हमें इसे ही सॉल्व करना है, इसे थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करने में कंटाल मारने वाला है, देखना कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे गिवन है 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, यहाँ से कॉमन वगैरह लेके हमें सॉल्व करना होगा, भूल गया था स्क्वायर हो गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, मैंने इसमें से अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं इसमें से देखो इसके पास भी kp अपॉन आर क्यूब है, इसके पास भी kp अपॉन आर क्यूब, क्यों ना इसमें से मैं कॉमन निकाल लूँ kp अपॉन आर क्यूब, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है। तो सिंपली मैंने क्या किया k स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइड बाय, या फिर ऐसे भी लिख सकता था मैंने kp अपॉन आर क्यूब को था उसको मैंने यहाँ से स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल, यहाँ पे देखो kp अपॉन आर क्यूब इसमें से बाहर गया तो मेरे पास बचा कितना यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं इसमें से kp अपॉन आर क्यूब को अगर मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो बचा मेरे पास कितना यहाँ से 2 cos थीटा का स्क्वायर। नहीं समझ में यहाँ से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं kp अपॉन आर क्यूब और kp अपॉन आर क्यूब दोनों के पास था, मैंने सिंपली क्या कि कॉमन निकाला। अब मैंने क्यों कॉमन निकाला यार, मैं इसलिए कॉमन निकाला ताकि मेरा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ सके, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करा। देखो मेन मुद्दा तो यहीं तक था, हमें बस किसी भी अगर मुझे किसी भी अगर मान लो जनरल पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना डाइपोल के, जैसे सबसे पहले तो मैं उसका कंपोनेंट करूँगा, एक्स डायरेक्शन में ये आएगा, वाई डायरेक्शन में ये आएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा इस रिजल्ट को रटो, नहीं, सबसे पहले अपना बेसिक फंडा अप्लाई करा। रिजल्ट अगर भूल भी जाना तो सिंपली एग्जाम में हमें क्या करना है बेसिक तरीके से चलना है। अगर मुझे कभी भी किसी जनरल पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे वैसे तो देगा नहीं, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दे दिया मान लो, तो हमें सिंपली करना क्या है, सबसे पहले मुझे
जो भी गिवन होगा वहाँ पे सबसे पहले मैं उसको कंपोनेंट करूँगा, एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, वाई डायरेक्शन में कितना होगा, जो भी होगा वहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद लिखने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, इसका मैं नेट निकालूंगा। सबसे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया उसके बाद मैं डायरेक्शन लिखना है। एक्सियल का ये डायरेक्शन होगा, मेरे पास इक्वेटोरियल फिर परपेंडिकुलर का ये डायरेक्शन, इनका नेट क्या होगा मेरे पास हमेशा बीच में आएगा। तो इसका नेट का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos θ। सिंपली यहाँ पे पुट करूँगा, अपने आप आंसर आएगा। एग्जाम में देखना यहाँ पे सबका वैल्यू गिवन होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना गिवन है, सब कुछ यहाँ पे गिवन है कि डिस्टेंस तेरे पास इतना गिवन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू इतना गिवन है, मेरे पास कॉन्स्टेंट का सब कुछ यहाँ पे मैं गिवन, सिंपली मैं यहाँ पे पुट करना होगा, मेरे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, मैं यहाँ पे लिख दूँ टेकिंग कॉमन केपी अपॉन आर क्यूब को क्या किया मैंने, कॉमन ले लिया। अरे दोनों अगर मान लो लेटर से यहाँ पे 2a है और यहाँ पे 4ab गिवन है, क्या मैं इसमें इन दोनों में से ए कॉमन नहीं ले सकता? ए कॉमन लूंगा तो बचा कितना, यहाँ पे 2 + 4 भी बचा। तो वैसे ही यहाँ से मैंने क्या किया, ए को यहाँ से क्या किया, कॉमन लिया है। वैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, केपी अपॉन आर क्यूब दोनों में था तो मैंने क्या कॉमन लिया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए क्या हो गया, बाहर मेरे पास स्क्वायर है। अब सिंपली मुझे पता है केपी अपॉन आर क्यूब है, अब मैं इसको रूट के बाहर ले जाऊंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब। यार ये कैसे लिख दिया यार इसको रूट के अंदर मान लेगा 2 का स्क्वायर, मान लो रूट 2 का स्क्वायर गिवन है, तो जैसे ही इसको रूट के मेरे पास बाहर आएगा तो सिंपली क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो कितना के पी अपॉन आर क्यूब हो गया। अब हमें सॉल्व करना है इसको, तो ये हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल हो गया। अब इसको मैंने क्या तोड़ दिया, कैसे तोड़ा देखना ध्यान से, के पी अपॉन आर क्यूब रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा था ना, मेरा मन किया मैंने इसको 1 सेकंड के लिए ऐसे लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है। ये क्या लिख दिया तूने यार, भैया देख तेरे पास अगर मान ले तेरे पास कोई 5a गिवन है तो क्या उसको तू ऐसे नहीं लिख सकता, 2a + 3a लिख सकता है, 2a + 3a कर कितना आएगा, 5a आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वैसे ही 4 कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा वो बताऊंगा, पहले ये समझना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है मेरा, अगेन 4 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ब्रेकिंग 4 कॉस स्क्वायर थीटा, उसको मैंने कैसे लिख दिया 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ऐड करोगे तो अगेन वही आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मान लो अगर मेरे पास 10 चॉकलेट है, अगर मैं 10 चॉकलेट को, और मैं क्या करूँ, अगर मान लो मेरे पास कोई बड़ा सा कोई पीस है चॉकलेट का, अगर मैं उसको तोड़ दूंगा, ठीक है, तोड़ दूंगा तो अगर मैं वापस को जोड़ने जाऊंगा तो पीस तो अगर मेरे पास वही बनने वाला है ना, वही मेरे पास यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे ना क्या किया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या किया, यहाँ पे तोड़ दिया, कैसे लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी का मुझे यूज होने वाला है। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। तो फाइनली मेरे पास आ गया के पी अपॉन आर क्यूब रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 प्लस कितना हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को और अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिखते हैं ये लोग, के पी अपॉन आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर मुझे किसी भी अगर जनरल पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो सिंपली किसके लिए होता है, केपी अपॉन आर क्यू रूट ओवर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये फाइनली मेरे पास आंसर आ गया। एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया, बताना क्या भूल गया, जो ये डिस्टेंस होता है हमने यहाँ पे आर माना, तो किसी का मन कर एक्स मानेगा तो यहाँ पे एक्स होगा, किसी का मन कर वाई मानेगा तो वाई की, तो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना या फिर रट्टाफिकेशन मत मानना या डिस्टेंस तो मैं हमेशा आर ही लूंगा, नहीं, हमारे ऊपर टोटली डिपेंड करता है। किसी का मन हुआ वाई लेने का तो वाई लेगा, किसी का मन हुआ एक्स लेने का तो एक्स लेगा, जो भी यहाँ पे डिस्टेंस होगा बस यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। ये आर बेसिकली यार डिस्टेंस है, ये बेसिकली क्या है, बस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ भी हो सकता है, अगर तुम्हारा मन करेगा एक्स तो यहाँ पे एक्स क्यूब होगा, किसी का मन करता है वाई का तो वाई क्यूब होता है, किसी का मन करता है जेड तो जेड क्यूब होता है, किसी का मन करता है डब्ल्यू तो डब्ल्यू क्यूब होता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो फाइनली यहाँ से मेरे पास ये रिजल्ट आ गया कि किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर मुझे किसी डाइपोल के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना है तो सिंपली कैसे लिखा जाए, तो वो यहाँ तक मेरे पास आ गया। अब मन में कन्फ्यूजन हो गया, ये तो बहुत अजीबोगरीब सा एक्सप्रेशन है, मुझे कैसे याद रखूंगा, तो मैं यहाँ पे याद करने के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। अगर ठीक है याद रहे फॉर्मुला तो वेल एंड गुड, ठीक है तब तो लगा सकते हो डायरेक्टली। और याद नहीं रहा फॉर्मुला तो हमें सिंपली क्या करना होगा, सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, जो भी जिस भी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सबसे पहले मुझे क्या होगा, कंपोनेंट करना पड़ेगा। कंपोनेंट करने का हमेशा जो ये हमेशा देखना है कि जो ये वाला कंपोनेंट होगा मेरे पास किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्सियल पॉइंट की तरह। ये वाला मेरे पास किसकी तरह बिहेव करेगा, परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा। तो ई एक्सियल लिखा, ई परपेंडिकुलर। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, डायरेक्शन लिखना, डायरेक्शन देखना है एक्सियल का किस डायरेक्शन में था, ये रहा, परपेंडिकुलर का डायरेक्शन मेरे पास ये रहा। उसके बाद हमें इसका नेट क्या होगा, मेरे पास बीच में लग रहा था, नेट लगा, फिर मैंने ई नेट का मेरे पास फॉर्मुला क्या था, किसी भी चीज़ का मुझे नेट निकालना है, फॉर्मुला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos θ। यहाँ पे वैल्यू पुट करता गया, यहाँ पे अपने आप मेरे पास फाइनली मेरे पास रिजल्ट आ गया कि किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर किसी डाइपोल के अगर मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो कितना होता है, केपी अपॉन आर क्यू रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना होता है, मेरे पास 1 होता है। आई होप सो यहाँ तक कोई डाउट होगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं, समझ में आ गया होगा। छोटा सा भी कहीं डाउट होना कि कैसे ये मेरे पास हुआ, प्लीज इन्फॉर्म करना। देखो रटना मत, रट्टाफिकेशन मत करना प्लीज बोलना, क्योंकि समझने का चीज़ है कि कॉम्पिटिशन का एग्जाम देना सीयूसीटी का, तो उसके अंदर कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए प्लीज यहाँ पे हमें ध्यान से समझना इस सारे कंसेप्ट को।
तो आई होप ये टॉपिक हमारा एक तरीके से कंप्लीट हो गया। डाइपोल का जो था ना कहानी, एक तरीके से 50% मैंने पूरा डाइपोल का देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक उसकी तरफ। तो अब मन में आ रहा है इसने एक भी इस पे क्वेश्चन क्यों नहीं करा। मैं इस पे क्वेश्चन इसलिए नहीं देना चाहता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिला तो उलझ जाओगे, मीन हायर लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं चढ़ा, बस मैंने यहाँ पे डेरिवेशन बता दिया। अगर मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख देता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट मैं यहाँ पे ये चाहता था ना एक बार इस रिजल्ट को देखो कि रिजल्ट हमारे पास आया कैसे। अब इस पर डाइपोल का रहा क्वेश्चन का सवाल कि इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते, तो यहाँ पे अभी हमें क्वेश्चन पर नहीं जाना, मोस्टली हमारे पास बोर्ड के सिलेबस में तो ऐसे है नहीं, बट फिर भी अगर लगे कि हाँ मुझे क्वेश्चन कराया तो मैं एक बार पूछ लूंगा, मुझे लगे तो ठीक है मैं करा दूंगा। लास्ट में जब पोटेंशियल वगैरह पढ़ रहे हैं ना उस टाइम मैं इसको और कंबाइन करके वहाँ पे क्वेश्चन में बना के दे दूंगा, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया केपी अपॉन आर क्यू रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया 1। किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना तो कितना होता है, दिस मेरे पास होता है। अब एक और सवाल यहाँ पे, एक यहाँ पे होता है बहुत एंगल लेने में ना बहुत बच्चे मिस्टेक करते, क्या देखना ध्यान से, यहाँ पे ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू गिवन है टोटो, ये मेरे पास डाइपोल का डायरेक्शन ये रहा थीटा, ये एंगल मुझे यहाँ पे मान लो 30 डिग्री मेरे पास एंगल गिवन है। अगर कोई पूछे, अच्छा एक सेकंड, इसको बताने से पहले ये जो जनरल पॉइंट है केपी अपॉन आर क्यू रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है ना, उससे मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। जो मेरे पास आया केपी अपॉन आर क्यू रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, देखना ये कितना कमाल का फॉर्म, ये मेरे पास क्या जनरल पॉइंट की वजह से अगर मुझे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना तो मेरे पास ये फॉर्म आता है। याद करो हमने जो मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन निकाला था, इक्वेटोरियल मींस ये जो मेरे पास लाइन था क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था किसके साथ, डाइपोल के साथ, तो इसमें एंगल कितना बना रहा, थीटा कितना था मेरे पास 90 था। अब इक्वेटोरियल के लिए अगर मान लो यहाँ पे चेक करना चाहो तो क्या मेरे पास रिजल्ट आता है या नहीं, देखते हैं। अगर मैं थीटा की अगर जगह अपना 90 पुट कर दूंगा तो कितना होगा मेरे पास, के पी अपॉन आर क्यू रूट 3 cos, ये तो हो गया 90 cos 90 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया cos 90 कितना होता है, जीरो होता है, जीरो पूरा निपट गया तो बचा मेरे पास कितना फाइनली के पी अपॉन आर क्यूब रूट वन का बेसिकली कितना होता है, रूट 1 हो गया तो कितना के पी अपॉन आर क्यूब। तो देखो ध्यान से, अगर मैं कभी भी हमारा जो इक्वेटोरियल पोजीशन है फिर परपेंडिकुलर के लिए मेरा डाइपोल कितना था केपी अपॉन आर क्यूब, यहाँ से भी मेरा कितना केपी अपॉन आर क्यूब। तो ये एक ऐसा शानदार फॉर्मुला है कि यहाँ पर थीटा की जगह वैल्यू यहाँ पे पुट करता जाऊंगा, मेरे पास क्या होगा, जिस भी पॉइंट का मुझे निकालना है सिंपली क्या होगा मुझे दे देगा। जैसे एक्सियल का केस था, एक्सियल के केस में अगर हमारे पास क्या निकल गया था 2 केपी अपॉन आर क्यूब था, तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, मैंने बोला बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे, देख एक्सियल के केस में मेरे पास टोटल मेरे पास अगर किसी भी पॉइंट पर मुझे निकालना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक्सियल में डाइपोल के, अगर मुझे किसी एक्सियल पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो मान लो, तो ये मेरे पास एंगल कितना बना रहा, थीटा इक्वल टू कितना, जीरो मेरे पास एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे पुट करो थीटा इक्वल टू जीरो, तो देखना कितना आएगा मेरे पास के पी अपॉन आर क्यूब रूट 3 cos स्क्वायर थीटा मेरे पास कितना हो गया 0 डिग्री प्लस कितना हो गया 1, cos 0 कितना होता है, cos 0 फटाफट, cos 0 बेसिकली मेरे पास कितना होता है, cos 0 डिग्री कितना होता है मेरे पास 1, तो मैं फाइनली यहाँ पे पुट करूँगा के पी अपॉन कितना हो गया आर क्यूब, तो ये हो गया मेरे पास cos 0 का वैल्यू कितना आता है मेरे पास 1 होता है, कितना होता है मेरे पास 1 होता है, तो सॉरी cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 करोगे कितना हो गया 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो फाइनली कितना हो के पी अपॉन आर क्यूब 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, रूट 4 किसके इक्वल होता है, रूट 4 का मेरे पास क्या स्क्वायर किया था 2 का स्क्वायर कितना 4, तो फाइनली मेरे पास कितना आ गया 2 के पी अपॉन आर क्यू। देखो एक्सियल पॉइंट के लिए भी मेरे पास आ गया, एक्सियल पॉइंट मेरे पास ये एंगल कितना बना रहा होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बना होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन मेरे पास एंगल कितना बना रहा होता है 90 डिग्री एंगल बना। तो देखो ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, सिंपली मुझे यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करना, मेरे पास क्या होगा स्टैंडर्ड रिजल्ट मुझे यहाँ पे देना स्टार्ट कर देगा। आई होप सो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मैंने एक्सियल के केस को भी बता दिया यहाँ से, और मैंने परपेंडिकुलर का भी बता दी कि कैसे मेरे पास देखो इस फॉर्मूले से कैसे मैं इसको लेके आ सकता हूँ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो तेरे पास ये जो मेरे पास इनट आया, इस डायरेक्शन जो मेरे पास इनट आया, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। यार वेक्टर क्वांटिटी का तो डायरेक्शन भी होता है, अब डायरेक्शन इसको कैसे देगा नहीं समझ में। यहाँ से ये बोलना चाहता हूँ, ये तो समझ में आया कि किसी भी जनरल पॉइंट पर मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना तो सिंपली किसके लिए होता है केपी अपॉन आर क्यूब रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। थीटा का जैसे जैसे वैल्यू पुट करूँगा वैसे वैसे मुझे क्या होगा, किसी भी जनरल पॉइंट का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। बट ये कैसे आई है हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले मुझे कभी भी किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना तो सबसे पहले क्या करना है, कंपोनेंट में ब्रेक करना है। कंपोनेंट में करना है, फिर एक तो मेरे पास cos थीटा कंपोनेंट मुझे एक्सियल पॉइंट दे रहा था और sin थीटा कंपोनेंट मुझे क्या दे रहा था, इक्वेटोरियल वाला फील्ड दे रहा था या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की दे रहा था। सिंपली लिखा, फिर मैंने यहाँ फिर मैंने उसका क्या डायरेक्शन देखा, डायरेक्शन देखने के बाद हमने क्या किया, उसका इनट निकालने का मुझे यहाँ पे फाइनली मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया कॉमन वगैरह निकालने का। अब यहाँ पे एक सवाल ये अराइज होता है, ये देखो ये डायग्राम में वापस बना माइनस क्यू ये रहा प्लस क्यू रहा, तो आई नो थोड़ा सा ये ट्रिकी लग रहा हो कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ, बट मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस और यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस और फोकस करके हमें पढ़ना तो पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि अगर हमने नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाला है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करना पेशेंस रखने का, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें कि ये ऐसे होगा तो उसके पीछे क्या होगा, मतलब हर एक क्या होता है ना, हर एक सवाल लेकर रेडी रहता है। बोलेगा जैसे मेरे पास यहाँ पे जो डाइपोल था, डाइपोल के किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता तो ये हो गया। फिर पता एक सवाल उसने पूछ दिया यहाँ पे कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैसा था, वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन भी तो पता कैसे होगा। मीन्स मेरे पास क्या बोलना क्या, चलो देखना ध्यान से, ये मेरा सेंटर था, सेंटर से मान लो इस पॉइंट पर डब्ल्यू था, डब्ल्यू पॉइंट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ये एंगल बना रहा था थीटा, तो टोटल ये डायरेक्शन था, ये डायरेक्शन मेरे पास कितना था पी कॉस थीटा था कंपोनेंट, और ये कितना था पी साइन थीटा कंपोनेंट था।
अब मुझे सिंपली किसी ने पूछा, क्वेश्चन वाले ने मेरे से पूछ दिया कि इसका ई नेट तेरे पास क्या है, ये डायरेक्शन में ई नेट आया, ये मेरे पास क्या था ई परपेंडिकुलर, ये मेरे पास क्या था ई एक्सियल। अब मेरे से पूछा क्वेश्चन वाले ने, मिस क्वेश्चन ने पूछा मेरे से, ये जो डाइपोल ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, जो तेरा ई नेट आया, ई नेट तेरे पास कौन से डायरेक्शन में, तो बता सकता है यार ई नेट तो मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है। मैंने बोला इस डायरेक्शन में, अगर तेरे को एग्जाम में कोई पूछे कि ई नेट का तेरे पास डायरेक्शन क्या होगा, तो सिंपली कैसे दे सकता है। ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे पास अगर यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे अगर मेरे पास रखा होता था और मैं उसका डायरेक्शन पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या था, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, डायपोल भी हमें सेम डायरेक्शन होता था। वहीं मेरे पास इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करो, इन दैट केस क्या होता था, मेरे पास डायपोल के और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होता था। वैसे ही मेरे पास यहाँ पे अगर किसी भी जनरल पॉइंट पर मुझे देखना है और मुझे उसका डायरेक्शन चेक करना है कि इनेट का जो मेरे पास डायरेक्शन है वो कैसे लिखेंगे, उस डायरेक्शन को लिखने के लिए लेटर से हमने मान लिया लिखना फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ जर्नल पॉइंट, क्या हम उसको अप्लाई करते हैं, नहीं समझ में। यहाँ पे देखो ये बहुत सारा यहाँ पे कंसेप्ट यूज हो रहा होगा कि कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी मैं डायरेक्शन निकालता हूँ, कभी मैं थीटा निकालता हूँ, कभी कुछ निकालता हूँ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, एकदम कंफ्यूजन मुझे क्रिएट कर दिया। मैं बोलूँगा कंफ्यूजन मैंने कुछ भी क्रिएट नहीं किया, बस थोड़ा सा एक बार इस टॉपिक को एक बार पढ़ लो ना, उसके बाद देखो वापस इस चीज़ को पढ़ना, अगर कहीं भी डाउट फिर बताना, क्योंकि अभी इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है कि ऐसा मैं कोई शॉर्टकट बता दूँ कि हाँ ये शॉर्टकट कर लो। शॉर्टकट तो कोई भी चीज़ का नहीं होता, बट होता ठीक है, मैथ्स में कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जिसके अंदर शॉर्टकट में लगा के अप्लाई कर सकता हूँ। फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं कि कोई कंसेप्ट का मैं शॉर्टकट दूँ। शॉर्टकट कब बन सकता है, जब हमारा कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है। इन दैट केस अगर मेरे पास कोई हाई लेवल का जो क्वेश्चन आता है उसको हम शॉर्टकट से डील कर सकते हैं, बट अभी तो हमें कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे लेंथी तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं मेरे पास कि मैं कोई शॉर्टकट बात दो फटाफट और क्या होगा, कोई भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, नहीं शॉर्टकट तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि पूरा डेरिवेशन के साथ एक एक पॉइंट हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। इससे थोड़ा सा पेशेंस, यहाँ मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है, पेशेंस और यहाँ पे फोकस करके हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो जो मेरा इनट आया, इनट ने एक सवाल पूछ दिया, बोला कि मैं तो वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, वेक्टर क्वांटिटी था। उसने बोला कि तूने एक्सियल पॉइंट का भी डायरेक्शन बताया, परपेंडिकुलर का भी डायरेक्शन था, मेरा डायरेक्शन कौन बोलेगा। मैंने बोला ये रहा ना तेरा डायरेक्शन। उसने बोला ये तो तू अब खुद अपनी क्या बोलते उसको नॉर्मल अब भाषा में बता रहा है, मेरे को फिजिक्स वाले फॉर्म से बता मैं डायरेक्शन क्या होगा। तो मैंने बोला डायरेक्शन कैसे देखेंगे, तो सिंपली मैंने ये एंगल मान लीजिए, ये एंगल है एक्सियल के साथ, एंगल कितना बना रहा है मेरे पास, मैंने मान लिया लेटर से अल्फा। तो हमें किसी भी चीज़ का मुझे अगर डायरेक्शन देना होता है तो हम सिंपली किसका यूज़ करते हैं, टेन थीटा का यूज़ करते हैं, या फिर टेन जो भी मैं एंगल माना उसका यूज़ करते हैं। तो लिख लेना किसी भी चीज़ का डायरेक्शन देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टेन थीटा, फिर जो भी एंगल माना टेन अल्फा टेन जो भी है, टेन थीटा का हम क्या, टेन का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना किसी भी, अरे क्या लिख रहा हूँ, किसी भी चीज़ का डायरेक्शन देने के लिए, किसी भी चीज याद करो रिजल्टेंट में हमने, अगर मैंने क्या बताया था वहाँ पे याद करो, अगर कुछ याद होगा तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस हो चुके वेक्टर में कि हमने जब रिजल्टेंट निकाला था, तो अगर मुझे इस रिजल्टेंट का मुझे डायरेक्शन देना होता था, या हम किससे देते थे, टेन थीटा से देते थे, या फिर जो भी मैं एंगल वहाँ पे मान रहा होता था। याद है या फिर भूल गए, याद करो कुछ साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा ऐसे कुछ आया था वहाँ पे, नहीं याद है, नहीं अगर याद होगा तो कम तो, अगर नहीं याद हो तो प्लीज़ वहाँ पे जाके एक बार रिफर करना। वेक्टर में हमने बताया था कि मैंने ये देख रहे थे कि अगर मैं उस पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम को जब कंस्ट्रक्ट करा था उसके बीच जो रिजल्टेंट आया था, अगर मुझका डायरेक्शन देखना होता था तो हम कैसे देखते थे, टेन अल्फा या फिर टेन थीटा से, टेन से हमें हमेशा किसी भी चीज़ का डायरेक्शन दिया जाता है। तो किसी भी चीज़ का डायरेक्शन देने के लिए, किसी भी चीज़ का डायरेक्शन देने के लिए हम टेन थीटा का यूज़ करते हैं, या फिर जो भी थीटा की जगह रखना, अल्फा जो मन करे, अल्फा गामा बीटा एक्स वाई जेड जो मन करे वो रख सकता हूँ, टेन थीटा का सॉरी टेन थीटा का यूज़ होता है। तो हमें ये बात पता है, मुझे इसका डायरेक्शन बताना है इनेट का, हमें पता है रिजल्टेंट का डायरेक्शन देने के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, सीधी सीधी बात है टेन अल्फा, जो भी तू एंगल यहाँ पे मानेगा, यहाँ पे अगर थीटा एंगल मानता तो टेन थीटा, अगर मैं अल्फा माना तो टेन अल्फा। तो सिंपली यहाँ पे टेन अल्फा किसके इक्वल होगा मेरे पास, टेन अल्फा किसके इक्वल होगा, टुडुक टुडुक टुडुक, सवाल ही आ गया। अब ये ट्राइंगल को देखो और ये बताओ, ये ट्राइंगल तो दिख नहीं रहा यार, ये तो आधा दूरा देगा। मैंने बोला इसको ज्वाइन कर लेना, क्या फर्क पड़ रहा है। इसको जब मैंने ज्वाइन किया तो टेन थीटा बताओ किसके इक्वल होगा, यार कैसे मैं बताऊँ टेन थीटा किसके इक्वल होगा। एंगल को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो सिंपली टेन क्या होता है, मतलब टेन अल्फा या फिर टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये बेसिकली क्या होगा, परपेंडिकुलर ये रहा मेरे पास, बेस कौन सा होगा ये रहा, हाइपोटेन्स कौन सा ये रहा। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा ये रहा, ये कौन सा कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर, बेस मेरे पास क्या क्या किया अभी ना ई है, तो लिख दिया मैंने ई है, टोडक वैल्यू क्या था, टोडक ई परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या था, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू। मैं बस बताने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब टोडक डिवाइड बाय ई एक्सियल मेरे पास क्या वैल्यू था, टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। अब भैया इसको सॉल्व कैसे किया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कभी भी ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी डिवाइड बाय इस टाइप का कभी भी फॉर्मेट किया तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाला थर्ड वाले के साथ कैंसिल आउट होता है, फिर जो भी करना और सेकंड वाला फोर्थ वाले के साथ कैंसिल आउट वगैरह होता है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो अब हमें सिंपली पता है के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब गिवन है डिवाइड बाय टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब गिवन। कभी भी अगर मेरे पास ऐसे डिवाइड वाले आ जाए ना, तीन डिवाइड आ जाए, तो सिंपली क्या करना, कंफ्यूजन कभी भी क्रिएट हो रहा है, क्या करना, के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब एज इट इज लिखना, बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, ये जो होगा ना ये पलट जाएगा, मीन्स आर क्यूब मेरे पास ऊपर आ जाएगा
और ये 2 kp कॉस थीटा है ना, वो मेरे पास नीचे आ जाएगा। ओह ये क्या बोल दिया, मैं ये बोल रहा हूँ मान लो कभी मेरे पास a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c डिवाइड बाई डी के, इसको सॉल्व करना। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो क्या करना, a बाई b को एज इट इज लिखना, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना, ये जो सबसे लास्ट वाला टर्म होगा ना ये मेरे पास ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई जो ये वाला टर्म होगा क्या होगा मेरे पास नीचे आ जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने अब इसको सॉल्व करना, के से के निपट गया, और सॉरी के से के निपट गया, पी से पी निपट गया, अब और क्या निपट रहा है, और क्या आर क्यूब से आर क्यूब निपट गया, और क्या क्या और तो कुछ बचा नहीं। तो सिंपली मेरे पास टेन अल्फा कितना हो गया मेरे पास, ऊपर बचा मेरे पास कॉस थीटा, और नीचे हमारे पास क्या बचा, टुडुक कुछ तो मिस्टेक किया क्या हमने, के पी कॉस थीटा कैसे हो गया था यार, यहाँ पे के पी साइन थीटा था ना, वही तो यार के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब था, तो यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा लिखना पड़ेगा ना, ओहो सॉरी बाय मिस्टेक। तो ऊपर मेरे पास बचा साइन थीटा डिवाइड बाय, नीचे हमारे पास कितना बचा, नीचे हमारे पास बचा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, तो 10 अल्फा इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास साइन थीटा डिवाइड बाय 2 cos थीटा। इसको फर्दर इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, डिवाइड बाय कॉस थीटा कितना होता है, ये क्या पूछ दिया तूने, मैं ये पूछ रहा हूँ मैथमेटिक्स में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा मेरे पास इक्वल होता है किसके, टेन थीटा के मेरे पास क्या होता है इक्वल होता है। देखो ये सारी चीजें अलग अलग बेसिक है जो मुझे पता ही नहीं, तो अगर नहीं पता तो यहाँ पे सीखते जाओ ना, क्या प्रॉब्लम क्या, हम यहाँ पे सारी चीजें तो डिस्कस कर ही रहे, बेसिक से लेकर मैं जितना हो सकता है मैं वहाँ पे सब कुछ बता रहा हूँ। तो अगर हमें मान लो कि कोई भी चीज़ नहीं पता तो ऐसा नहीं मन में ऐसा अफसोस नहीं करना कि यार मुझे ये बात तो पता ही नहीं है मैं इसको कैसे सॉल्व, नहीं ऐसा कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे जो भी जितना भी यूज होता है ना मैं सारा एक एक पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ, बस नोट्स को देखो और फोकस करो, पेशेंस के साथ पढ़ोगे ना इजीली सब कुछ हो जाएगा। ये मत सोचना कि यार मुझे बेसिक तो आता ही नहीं है, बेसिक कैसे कवर अप किया जाए, अब ये मत, तो बेसिक कवर अप करने का कुछ भी कोई तरीका नहीं, मैं यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ सारा एक एक पॉइंट मैं बेसिक यहाँ पे कवर अप कर दो, बस उसको इस नोट्स को पढ़ो क्लियर है सब कुछ। तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है मेरे पास ये फॉर्मुला। तो यहाँ पे हमने क्या किया पुट कर दिया, तो ये फाइनली मेरे पास आ गया 10 अल्फा इक्वल टू 1/2 साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा कितना हो गया 10 थीटा, फाइनली हमारे पास आ गया एंगल। या फिर इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो कितना, अल्फा इक्वल टू क्या बोल सकते हो 10 इनवर्स 1/2 10 थीटा, ये थीटा है मेरे पास 10 थीटा की इक्वल का, ये हमारे पास क्या होगा इनेट मेरे पास क्या होगा इस डायरेक्शन में मेरे पास लग रहा होगा 10 अल्फा इक्वल टू 1/2 10 थीटा, दैट्स इट खत्म कहानी। तो ये हमने फाइनली यहाँ पे देख लिया कि इनेट जो मेरे पास होगा उसका डायरेक्शन कितना होगा, 10 अल्फा इक्वल टू 1/2 इंटू 10 थीटा, जो भी थीटा गिवन यहाँ पे पुट करूंगा मुझे क्या होगा उसका डायरेक्शन मिल जाएगा। तो आई होप सो यहाँ पे समझ में आ गया पूरा जनरल पॉइंट का क्या कहानी था। हमने अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल केस अगर मुझे सॉरी डाइपोल की वजह से अगर किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो हमने कैसे निकाला वो भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हमने देखा डायरेक्शन, अगर मुझे इनेट का डायरेक्शन देखना है तो कैसे उसका डायरेक्शन दिया जाता है वो भी यहाँ से क्लियर होगा। अब मन में ये जरूर सवाल क्वेश्चन में आ रहा है कभी मैं वो कर रहा हूँ कभी दिस दैट ये सब हो रहा है, तो इससे कैसे बचे जाए। फर्स्ट टाइम पढ़ो, रिवाइज करा नोट्स को, अपने आप क्या हो क्लियर हो, एक ही मंत्र है यहाँ पे, नोट्स पढ़ो रिवीजन करो दैट्स इट। वहाँ पे प्रॉब्लम आता है फिर यहाँ पे बता रहा, इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है वो हमने सीख लिया। यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे कैसे दिया जाता है, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर मुझे डाइपोल की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे बताना है कितना होगा तो कैसे दिया जाता है, वो सारे यहाँ पे चीज़ें हमें यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब चलते इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। अब मन में यहाँ पे ये सवाल क्वेश्चन आ रहा है जो इसने यहाँ पे क्वेश्चन एक भी नहीं करा, बस यहाँ पे उसने डेरिवेशन करा दिया, बट यहाँ क्वेश्चन क्यों नहीं करा। क्वेश्चन इसलिए नहीं करा क्योंकि अभी थामा, क्योंकि अब मुझे लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन मुझे कराना है तो मैं बिल्कुल कराऊंगा, बट रियलिटी में हमारे पास क्या हो गया इतना हाई लेवल का बोर्ड में अपना खेलेगा नहीं हमारा, तो फिर भी हमें पता होना चाहिए एक एक पॉइंट। ये मत सोचना कि हमारे पास बोर्ड में तो खेलेगा नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस बार वैसे भी 30% लेवल से रिड्यूस किया, तो मान लो उसका मन किया उसने पूछ दिया क्या पूछ सकता है वो, हर क्वेश्चन ऐसे देना चाहे डेराइव द या फिर ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू अ जनरल पॉइंट, बताओ कैसे निकला। तो सिंपली ये पूरा फंडा हमें अप्लाई करना एक एक पॉइंट। तो आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो इसको क्वेश्चन देना चाहिए तो कैसे देखता है, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर obtain the formula for electric dipole at a obtain the formula for electric dipole at a journal point ऐसे नहीं देगा, obtain the electric field फॉर डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट। मुझे ये बताना है कि डाइपोल कैसे किसी जनरल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा हो, ये हमें क्वेश्चन दे तो कैसे अप्लाई करें। ये पूरा जो हमने फंडा यहाँ पे एक एक चीज अप्लाई किया वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना आना चाहिए। तो आई होप से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले यार इंटीग्रेशन में हमारे पास बहुत डाउट है, मैं कई दिन से मैं स्किप करता जा रहा हूँ, मैं बार बार बताना भूल जाता हूँ, बट आज हम इसको इंटीग्रेशन को एक बार देख ही लेते हैं कि इंटीग्रेशन हमारे पास है क्या। इंटीग्रेशन में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। इंटीग्रेशन में बेसिकली सबसे पहले इंटीग्रेशन को एक बार बेसिक देखते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। सबसे पहले इंटीग्रेशन को हमारा सिंबल क्या होता है, ये सांप जैसे ऐसे कान बना दो, ये बेसिकली क्या आता है इंटीग्रेशन होता है। ये पॉइंट में क्लियर है। इंटीग्रेशन को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया। एक तो मेरे पास होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैंने वहाँ पे ऑलरेडी नोट्स में सब कुछ लिखा चुका, इसलिए मैं यहाँ पे बस मैं रफली बताने की कोशिश करूँ कि इंटीग्रेशन को हमें कैसे अप्लाई किया जाए, तो बस वो हमें यहाँ पे समझना है। इंटीग्रेशन का दो भाई होते हैं, एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और एक क्या आता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन वो होता है जिसके पास लिमिट होता है।
मीन्स उसका लिमिट होता है। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है जिसका पास कोई भी लिमिट नहीं होता। लिमिट मीन जो हम इंटीग्रेशन लिखेंगे तो उसके पास क्या, ये जो उसके नीचे जो यहाँ पे लगता है उसे हम क्या होता है, लिमिट्स बोलते हैं। इसके पास क्या होता है, कोई भी लिमिट नहीं होता। अब इस चीज़ सॉल्व कैसे की जाए? इंटीग्रेशन के हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, याद नहीं है स्टडी मैंने लिखा था या फिर नहीं लिखा था इंटीग्रेशन का, शायद मैंने फॉर्मूला पूरा लिखा था वहाँ पे, तो आई होप ये फॉर्मूला हमारे पास पता हो। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे मेन मुद्दा पहला ये इंटीग्रेशन डिमांड करता है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला सबका पता है इजीली इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है। अगर फॉर्मूला नहीं पता, कोई भी क्वेश्चन क्या हम इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, हमने ये मैं मान के चलो कि हमें फॉर्मूला पता होगा। अगर फॉर्मूला अगर नहीं पता तो सबसे पहले यही सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन अरेज होगा। मैंने वहाँ पे ही बताया इंटीग्रेशन बता टाइम पढ़ाते वक्त, ये फॉर्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन में सबका हमें एक एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला अगर इंटीग्रेशन का हमें नहीं पता तो क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम आने वाला और कोई भी क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व नहीं होगा इंटीग्रेशन का। तो पहला डिमांड तो इंटीग्रेशन का ही कि हमें सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीन्स साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, टेन थीटा होता है। वाह, क्या इंटीग्रेशन है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा हमारे पास इंटीग्रेशन होता है। फिर अगर एक्स की पावर एन का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है, किसके इक्वल होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई क्या होता है, एन प्लस वन। ऐसे ही मैंने सोन में बहुत सारा वहाँ पे फॉर्मूला था, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, बहुत सारे यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था। तो सबसे पहला डिमांड तो इंटीग्रेशन ये कहता है कि मुझे फॉर्मूला लिस्ट हमें याद होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद अगर फॉर्मूला लिस्ट याद है, उसके बाद कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए वो यहाँ पे हमें देखना है। हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो देखो सबसे पहले बात, इंटीग्रेशन को देख के हमें डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंटीग्रेशन फॉर्मूला अगर जिसको देखो, इंटीग्रेशन का पता है क्या बेस है, फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला शीट अगर मेरे को अच्छे से लर्न है ना, कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं देने वाला है। मैं पहले बोला इंटीग्रेशन में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, फॉर्मूला हमारे पास जो लिस्ट है ना वो हमें अच्छे से याद होना चाहिए, पहली बात। उसके अलावा हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फॉर्मूला लिस्ट ही याद नहीं है ना तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, थोड़ा सा क्या बहुत प्रॉब्लम देगा, क्योंकि फॉर्मूला नहीं पता होगा तो इंटीग्रेशन में कैसे समझो कि ये अप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप ये हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या होता है, फॉर्मूले को देख के हमें अप्लाई करना। और फॉर्मूले को देखो अगर अप्लाई करना, देखो फॉर्मूला याद होगा तभी तो अप्लाई कर पाओगे। अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो कैसे अप्लाई करूँ? तो पहला काम तो हमारे पास ये कि इंटीग्रेशन का जो भी हमारे पास सारे फॉर्मूले वो हमें अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के अंदर भैया हर जगह यूज होने वाला है इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रेशन से भी बच नहीं सकते। अपना नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर भी इंटीग्रेशन आएगा, मैग्नेटिज्म आएगा उसके अंदर भी कहीं ना कहीं घूम फिर के कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट तो आएगा ही हर एक चैप्टर में जिसके अंदर बस इंटीग्रेशन का यूज हो ही जाएगा। इसलिए बोला कि हम इंटीग्रेशन से बच नहीं सकते, इसलिए अच्छा है कि बचने से अच्छा है कि हम क्यों ना अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर ले। तो इंटीग्रेशन का दो पार्ट होता है, इसका दो भाई, एक तो डेफिनेट और एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन वो होता है जिसके पास लिमिट होता है, मीन्स जो हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहा था ना, इसके नीचे और इसके ऊपर कुछ अगर लगाओ, इसे हम नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं, और जो ऊपर वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोला जाता है। वहीं अगर जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या बोलता है, मैं फ्री हूँ, मुझे कोई लिमिट नहीं है, मैं जहां मर्जी वहां तक फैल सकता हूँ, मुझे तुम्हें कोई लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। यार ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को हमने लिमिट लगाने का मतलब क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन को लिमिट लगाने का मतलब ये है कि तू यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, मीन्स हमने यहाँ से मतलब कि सर्टन बाउंड्री मैंने फिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल देखो कोई हॉर्स है, ठीक है, मान लो ये कोई हॉर्स है या फिर कोई कुछ भी है, उसको हॉर्स को बोलते हैं कि तुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसी ग्राउंड के अंदर रहना है। तो क्या होगा, एक तरह से लिमिट उसको हमने लगा दिया, मीन्स हमने उसको लिमिट लगा दिया ना कि हाँ भैया तेरे को तू है, तुझे इस ग्राउंड के बाहर तुझे जाना ही नहीं है। वहीं अगर मान लो कोई दूसरा हॉर्स है, दूसरा हॉर्स को क्या वो फ्री है, कहीं भी जहां मन करे वहां मूव कर सकता है। तो जो ऐसे जो हमारा फ्री कौन सा हॉर्स है, दूसरा हॉर्स, ये पूरा फ्री है, कहीं भी जा सकता है जहां मन करे वहां। लेकिन ये हॉर्स है बेचारी, ये बोला कि तुझे इसके अंदर हमने फिक्स कर दिया कि तुझे इसके बाहर ना तो जा सकता है, तुझे बस यहीं पूरा गोल गोल घूमना है, फिर जो करना है तो इसी सर्कल के अंदर, इसी ग्राउंड के अंदर ही करे। उसने बोला ठीक है भैया। तो ऐसे इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, बेचारा लिमिट के अंदर बंधा होता है, मीन्स उसे उसके अंदर कुछ लिमिट्स होते हैं कि तू यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। लिमिट्स मतलब उसे कुछ सर्टन वैल्यू होता है कि तू यहाँ से लेकर यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, उससे हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई लिमिट नहीं था, वो जहां मर्जी वहां तक जा सकता है नॉर्मल एग्जांपल में। अब सॉल्व कैसे किया जाए? तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो इसे हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये ठीक है, ये लिमिट भी समझ में आ गया, इंटीग्रेशन क्या होता है वो भी हमने देख लिया कि दो उसके भाई है, ये यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक मुद्दा ये आ गया, जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन जो है ना, जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, हम किसकी बात करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन की भी बात कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन देखो डरना नहीं है कि कभी डेफिनेट कभी इंडेफिनेट, बिल्कुल भी नहीं, एकदम आसान टॉपिक है। इसका अगर डर बना लिया ना मन में तो बहुत हार्ड हो जाता है। कैलकुलस जो होता है ना, कैलकुलस के जितने भी टॉपिक्स है, एक तो इंटीग्रेशन, फिर एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशियबिलिटी हो गया, देन उसके बाद क्या होगा, एरिया अंडर कर्व हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 5-6 चैप्टर है ना, ये एकदम ऐसा चैप्टर है जिसको समझ में आ गया वो समझ में आ गया, जिसको समझ में नहीं है ना बहुत प्रॉब्लम देता है, क्योंकि इससे डर बना लेते हैं बच्चे की, इसको देख के क्वेश्चन देख के डर कर यार इन कैलकुलस का क्वेश्चन है मेरे से तो सॉल्व नहीं होना, और छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आसान होता है इंटीग्रेशन। जिसको फॉर्मुला लिस्ट याद है, जिसको फॉर्मुला लिस्ट अगर अच्छे से याद है फिर तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेन पूरा फंडा क्या है, फॉर्मुला लिस्ट का है। फॉर्मुला लिस्ट पता है तो कहानी खत्म। तो उसके बाद तो बस बेसिक से कैसे अप्लाई किया जाए तो वो बस हमें यहाँ पे सीखना होता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो मेरे पास है, ठीक है, मैं जैसा भी बनाऊँ ऐसे कैसा भी सिंबल बनाओ, बस ये कान समझे, जो कान है ना ईयर, उसका ये सिंबल होता है क्या, इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, लिमिट्स होता है, अपर ईयर, इसे नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, हम अपर लिमिट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक रूल है, रूल क्या बोलता है हमेशा इंटीग्रेशन की, मान लो यहाँ पे एक्स है, पहला रूल हमारे पास क्या था इंटीग्रेशन का, कि जो यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे अल्फाबेट होगा सेम एज इट इज यहाँ पे होना चाहिए मेरे पास। अगर मैं एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, मेरे पास एक्स ही होना चाहिए। यार ये क्या बोला, क्या बोल रहा नहीं समझ में, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, इंटीग्रेशन है अपना रूल बोला, चाहे वो डेफिनेट
इंटीग्रेशन हो चाहे वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो। उसने हमें यहाँ पे रूल ला के बोल दिया, क्या रूल ला के बोला कि जो भी यहाँ पे तो इंटीग्रेट कर रहा होगा वो सेम फंक्शन तेरे को यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तू साइन थीटा का इंटीग्रेट कर रहा है तो ये नहीं कि तू dx उठा के ले आएगा तो इंटीग्रेट नहीं, वो टोटली मेरे पास क्या रॉन्ग हो जाएगा। जो भी यहाँ पे अल्फाबेट प्रेजेंट है वो एज इट इज मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मुझे प्रेजेंट होना चाहिए, कंपलसरी है। ओहो, फिर से कंफ्यूज, क्या बोलना क्या चाह रहा है तू, एक बार में एक सेंटेंस में बोल। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे अल्फाबेट होगा वहाँ पे सेम एज इट इज मेरे पास यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन हमें करना होता है। नहीं समझ, फॉर एग्जांपल जैसे y गिवन है, अब मैं यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा, लास्ट में हमें पता है इंटीग्रेशन का रूल होता है कि जो भी यहाँ पे लिखा उसके बाहर मुझे क्या होता है डी इंटू जो भी अल्फा, अगर यहाँ पे डी वाई गिवन हो तब तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मान लो ये वाई और यहाँ पे इंटीग्रेशन में अगर मैं डी एक्स लिख दूंगा तो ये क्या होगा, टोटली मेरे पास रॉन्ग हो जाएगा। है बोलना क्या चाह रहा है, मतलब यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है भैया देखो कि जो भी यहाँ पे अल्फाबेट होगा वो एज इट इज अल्फाबेट मुझे यहाँ पे होना चाहिए, तब तो मैं इसको इंटीग्रेशन कर दूंगा। लेकिन पहला बेसिक रूल ये है हमारे पास इंटीग्रेशन का, आई होप सो ये सारे पॉइंट्स मैंने बताया था वहाँ पे इंटीग्रेशन वक्त कि जो भी यहाँ पे मेरे पास अल्फाबेट होता है वो यहाँ पे मेरे पास पहले बात तो अल्फाबेट प्रेजेंट हो रहा है। अगर यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे भी वाई होना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ पे वाई है और यहाँ पे मैं उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे मुझे एक्स है, तो कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होगा इसका इंटीग्रेशन, लेकिन उसका मेथड क्या होगा अलग है जो हमें यहाँ पे मैथ्स में पढ़ना होता है। ओहो, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया यहाँ पे हमें, नो डाउट। लेकिन क्या उसके लिए थोड़ा अलग मेथड होगा जो कि हमें सीखना पड़ेगा कि अगर सेम अल्फाबेट नहीं तो वो मैथ्स में सीखेंगे कि कैसे उसको इंटीग्रेट किया जाता है। बट अभी के लिए फिलहाल हम इतना समझ रहे हैं, फिजिक्स में हमारे पास उतना हायर लेवल का इंटीग्रेशन नहीं देगा, हमें एकदम बेसिक बच्चों जैसा देगा। बस वो हमसे फिजिक्स वाला ये चाहता है ना कि फिजिक्स वाला भी बेसिक फिजिक्स जो है ना वो हमसे ये चाहेगा बेसिकली भैया इतना तू मुझे बता दे, देखो इंटीग्रेशन का ना थोड़ा सा मेरे पास नॉलेज होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है भैया बता देंगे तुझे। तो देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन का पहला रूल जो मेरे पास होता है, मैं सब लिखा नहीं रहा क्योंकि नोट्स में ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है। इंटीग्रेशन का पहला रूल की जो सेम यहाँ पे अल्फाबेट है वो एज इट इज होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, डी थीटा होना चाहिए। अगर यहाँ पे वाई तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, वाई होना चाहिए। और मान लो यहाँ पे जेड है तो कितना होना चाहिए, डी जेड होना चाहिए। पहला तो ये रूल है कि जो भी यहाँ पे सेम अल्फाबेट है वो मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक चलो यार क्लियर हो गया। अब दूसरा जो इंटीग्रेशन का रूल है वो मुझे क्या बोलता है कि जो भी अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, ये देखो ये रूल तो सबके लिए लागू होता है, इंडेफिनेट हो या फिर डेफिनेट हो, रूल इंटीग्रेशन दोनों के लिए लागू होता है। बट यहाँ पर दूसरा रूल जो है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए रूल होता है। वो क्या बोलता है कि जो भी यहाँ पे गिवन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है, तूने इसको इंटीग्रेशन किया तो तुझे क्या मिल गया, एक्स मिल गया। मान लो एक सेकंड के लिए ऐसे कुछ मिल गया और यहाँ पे लिमिट ऐसे लगा हुआ मेरे को, यहाँ पे गिवन है ए और ऊपर मुझे गिवन है बी। तो हमें दूसरा रूल इंटीग्रेशन क्या होता है, मुझे हमेशा सबसे पहले क्या पुट करना होता है, अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अपर लिमिट का मतलब क्या है, जब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करके जो भी मेरे पास फाइनली यहाँ पे आंसर बचा, आंसर देने से पहले हमें क्या लिमिट्स को पुट करना पड़ता है। कैसे पुट करना है, जो भी सबसे पहले अपर लिमिट है एक्स की जगह यहाँ पे बैठा दूंगा, तो सिंपली एक्स की जगह में क्या हो गया बी, और बीच में हमेशा लगाना मुझे माइनस, बीच में क्या लगाना माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब सबसे पहले तो मुझे अपर लिमिट को वैल्यू उठाना और क्या, जो भी देखो ऐसे डायरेक्टली नहीं पुट कर, जब मैं इंटीग्रेशन को कर दूँ सॉल्व, जब मेरे पास पूरा सॉल्व हो जाए तो लास्ट स्टेप जैसे मेरे पास बचता है, लास्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, जो भी मेरे पास यहाँ पे लिमिट गिवन है ना, सिंपल उसको उठाना और क्या करना, जो भी यहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट है उसके अंदर रख देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर वाई होता तो वाई के अंदर रखता, जेड होता तो जेड, थीटा होता तो थीटा मैं यहाँ पे रख देता। तो यहाँ पे ये बोलता है मैं दूसरा रूल कि जो भी अपर लिमिट है, अपर लिमिट में जो भी यहाँ पे वैल्यू है, कुछ अगर याद ना रहना कि अपर लिमिट कौन होता है, लोअर लिमिट क्या होता है, सीधे सीधे याद रखना। नीचे वाला क्या हम बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं लोअर, नीचे वाला मीन्स लोअर, ऊपर वाला क्या होगा उसे हम क्या बोलते हैं, अपर बोलते हैं। ये पॉइंट है, तो हमें सिंपली करना क्या, जो भी यहाँ पे लास्ट में जो वेरिएबल बचा है, मान लो एक्स थीटा जो भी यहाँ पे प्रेजेंट हो, उसकी जगह क्या करना है, एक बार अपर लिमिट पुट करना, एक्स की जगह क्या होगा अपर लिमिट बी पुट कर दिया माइनस, बीच में क्या लगा माइनस, फिर दूसरी बार मुझे क्या करना, जो भी यहाँ पे गिवन उसकी जगह मुझे क्या करना, लोअर लिमिट को पुट करना है। तो फाइनली मेरे पास क्या आंसर हो गया, बी माइनस से। यार क्या कर दिया, कुछ समझ भी नहीं है। मैंने बोला देख ध्यान से, मान ले कभी मैंने इंटीग्रेशन किया होगा, फॉर एग्जांपल देख ऐसे कुछ गिवन है cos थीटा इंटू डी थीटा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन मुझे गिवन है, लेटेस्ट इसका लिमिट लगा दी हमने 0 से π/2। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कोशिश करना है इसको सॉल्व करने का। मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट यहाँ पे सबसे पहले तो अल्फाबेट दूंगा, थीटा यहाँ भी थीटा, मीन्स इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अब जैसे ये पॉसिबल, उसके बाद मुझे क्या करना है, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या था यार, cos थीटा का इंटीग्रेशन फॉर्मुला चार्ट नहीं याद नहीं, तो सबसे पहला रूल हमारे पास क्या इंटीग्रेशन का, फॉर्मुला चार्ट। अगर फॉर्मुला चार्ट याद नहीं हो तब तो कोई काम हमारे पास नहीं होने वाला। तो cos थीटा का बेसिकली मेरे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है। मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन थीटा प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या बचा 0 और π/2। जैसे ही मैंने लिखा cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मुझे सिंपली क्या, ये डी थीटा और हट गया, जैसे इंटीग्रेशन हो गया ना उसके बाद ये सारा कुछ हट जाता है, जो भी आंसर है वहाँ पे लिख दूंगा। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा होगा। अब मन में कि डी थीटा कहाँ गया, डी थीटा या फिर जो भी यहाँ पे गिवन होता है ना, ये सिंपली हमें कब तक हेल्प करता है, जैसे फॉर्मुला हमने अप्लाई किया है ये सारा कुछ क्या होता है, रिमूव हो जाता है मेरे पास वहाँ से। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट होगा। उसके बाद मुझे क्या करना, उसके बाद हमारा रूल क्या बोलता है कि जो भी यहाँ पे लिमिट्स गिवन वो यहाँ पे पुट करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, अपर लिमिट क्या है, π/2, तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा। तो यहाँ पे हो गया, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, इंटीग्रेशन का सिंबल भी हट गया। देखो जैसे मैं यहाँ पे cos थीटा का इंटीग्रेशन करो कितना होगा, साइन थीटा हो गया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना गया मेरे पास, साइन थीटा प्रोडक्ट
साइन थीटा लिखा। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन का मेरे पास जो सिंबल होता है वो भी मेरा रिमूव हो गया है। फिर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते। तो जीरो से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है मुझे, पाई बाई टू तक इंटीग्रेट करना है। अब उसके बाद क्या बोला दूसरा, जैसे ही इंटीग्रेट किया मैंने कॉस थीटा का इंटीग्रेशन किया होंगे साइन थीटा। अब हमें लिमिट पुट करना है। लिमिट कैसे पुट करेंगे, जो भी अपर लिमिट होगा, अपर लिमिट ये तो लोअर लिमिट होता है एल शॉर्ट फॉर्म लिखकर, और ये मेरे पास क्या अपर लिमिट है यू है। तो अपर लिमिट क्या होगा, सबसे पहले मैं पुट करूँगा कहाँ पे, थीटा की जगह जो भी यहाँ पे वेरिएबल है, तो कितना होगा साइन, अपर लिमिट कितना है पाई बाई टू, पुट कर दिया दैट्स इट। बीच में क्या लगूंगा माइनस, अरे क्या माइनस लगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। अब सबसे पहले मुझे इंटीग्रेशन करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया कितना हो गया साइन थीटा गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे लिमिट्स को पुट करना होता है। कैसे पुट करेंगे देखो, तो यहाँ पे थीटा जो गिवन है उसके जगह मैं क्या पुट करूँगा पाई बाई टू। अरे जो भी यहाँ पे वेरिएबल गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स होता तो मैक्स की जगह यहाँ पे, ये दिमाग में क्वेश्चन है कि मैं लिमिट को कैसे पुट करूँ, तो कैसे पुट करूँ। तो उसका सीधे सीधा ये सॉल्यूशन है कि जो भी यहाँ पे अल्फाबेट या फिर जो भी वेरिएबल होगा सिंपली उसकी जगह मैं यहाँ पे क्या करूँगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कर दूंगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। तो सबसे पहले मैंने क्या, देखो डरना बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा इन हो कि फर्स्ट टाइम इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, सबके साथ आता है ऐसा। तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं कि मुझे प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या सोचेगा फिर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, सबके साथ प्रॉब्लम आता है। बट हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, नहीं कि प्रॉब्लम को रखे रह रहा है, उससे क्या होगा और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए सबसे बेटर कि जो भी प्रॉब्लम है उसको फटाफट यूं अभी सॉल्व कर दे ताकि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे अपर लिमिट को पुट करना है, कितना होगा पाई बाई टू माइनस, हमें क्या रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट कितना है जीरो, तो सिंपली क्या लिखा साइन, जो भी यहाँ पे वेरिएबल क्या थीटा उसकी जगह मैंने क्या पुट किया जीरो। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, साइन पाई बाई टू मतलब साइन 90 डिग्री कितना होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है मेरे पास। और साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है यार, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं कैसे काम चलेगा। इंटीग्रेशन हमें बोलता है भैया हमें बेसिक से बेसिक चीज आना चाहिए। सबसे पहले तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक सारे टेबल याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सबका मुझे सबसे जीरो से लेकर 90 तक तो मुझे सबका वैल्यू याद होना चाहिए, फॉर्मुला हमें याद होना चाहिए, तभी जाके हम इंटीग्रेशन पर अच्छा से कमांड ला सकते हैं। अदरवाइज इसका कोई ऑप्शन नहीं। तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। तो फाइनली मेरे पास कितना वन माइनस जीरो करूँगा कितना गया वन, तो इसको सॉल्व करूँगा तो आंसर कितना गया वन आ गया। एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले जो भी गिवन है उसका मैं इंटीग्रेट करूंगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना है, साइन सॉरी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन थीटा होगा। उसके बाद जैसे मैंने इंटीग्रेशन कर दिया उसका ये थीटा डी थीटा वगैरह सब कुछ हट जाएगा। हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा बचा। अब मुझे जैसे मैंने इंटीग्रेट किया उसके बाद मुझे दूसरा मेरा क्या काम है, जो भी यहाँ पे मुझे लिमिट्स गिवन है सिंपली यहाँ पे मुझे पुट करना है। सबसे पहले अपर लिमिट पुट किया, फिर मैंने क्या किया लोअर लिमिट पुट किया, सॉल्व किया, मेरे पास फाइनली आंसर आ गया। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया बिल्कुल भी नहीं है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। डरना बिल्कुल एग्जाम्पल देखना फटाफट समझ में क्लियर होगा। बस इसको क्लियर करना है, कैसे भी क्लियर करिए, नहीं कि डाउट बना के रह जाना कि मुझे इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम, नहीं क्लियर करना है। कैसा भी डाउट हो हमें फटाफट क्लियर करना है ताकि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सके। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लो इंटीग्रेशन में किसी ने दे दिया एक्स इंटू डी एक्स एंड इसे लिमिट लगा दिया 2 से लेके चलो 4 तक। एकदम बेसिक एग्जांपल, कैसे इंटीग्रेट करेंगे टोडक, ये मेरे पास दे दिया एक्स इंटू डी एक्स दे दिया। अब मुझे बताना इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे, सोचो ढूंढूं कैसे इसको करेंगे। मुझे सबसे पहले तो देखना है किसकी तरह दिख रहा है। मुझे पता है एक्स की पावर कुछ भी ना गिरे तो क्या होगा 1 होगा। तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई क्या होता है एन प्लस 1। अरे भैया अगर ये सिम एक्स इंटू डी एक्स मुझे दे दिया तो मुझे कुछ भी नहीं गिरा तो सिंपली मैं पावर क्या मान सकता हूँ 1, कि एनीथिंग की अगर मैं 100 की पावर 1 करूँगा कितना होगा 100 ही होता है। कि एनीथिंग की कुछ भी गिवन और उसका पावर अगर मैं 1 करता हूँ कितना जो भी होगा वही होगा मेरे पास। तो ये मेरे पास एक्स की पावर 1, ये किसकी तरह दिख रहा है मुझे, एक्स की पावर एन की तरह दिख रहा है। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 होता है। तो चलो ये अप्लाई करते हैं। एक्स लिखा, एन मेरे पास एन क्या होता है जो भी यहाँ पे डिग्री, एन कितना है 1 प्लस कितना है 1 डिवाइड बाई कितना अगेन 1 प्लस 1। तो ये इंटीग्रेशन चलता हुआ आ रहा है इंटू कितना है डी एक्स। तो ये सॉल्व किया तो 1 प्लस 1 कितना एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, डी एक्स वगैरह सब कुछ नहीं पड़ गया। जैसे ही मेरे पास हुआ, अब चाहो तो इंटीग्रेशन का सिंबल रखो या फिर नहीं भी रख सकता हूँ, मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे लिमिट क्या मुझे कहाँ से गिवन है 2 से लेकर 4 तक, तो पुट करूँगा 2 से लेकर 4 तक। नहीं समझ में। सबसे पहले तो मैंने एक्स इंटू डी एक्स से इंटीग्रेशन किया। एक्स इंटू डी एक्स से कैसे इंटीग्रेशन होगा मुझे पता ही, एक्स गिवन है और इसके पावर कितना होगा 1 होगा। कुछ भी नहीं गिवन हो तो सिंपली मैं क्या मान सकता हूँ पावर मेरे पास कितना होगा 1 होगा। तो एक्स की पावर 1 का अगर मैं इंटीग्रेशन करने चलो तो किसकी तरह दिख रहा है मुझे, एक्स की पावर एन की तरह दिख रहा है। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 होता है। ये फॉर्मुला होता है, मैंने फर्स्ट पहला फॉर्मुला इंटीग्रेशन में ये बताया था। तो यहाँ पे एन क्या होता है, जो भी मेरे पास यहाँ पे डिग्री होता है वो क्या होता है मेरे पास एन को रिप्रेजेंट करता है। डिग्री यहाँ पे कितना 1, तो 1 प्लस ये देखो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना 1 प्लस 1 सॉल्व किया कितना एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब जैसे मैंने इंटीग्रेशन कर लिया उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है कि जो भी यहाँ पे लिमिट्स है ना उसको पुट कर। तो लिमिट कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले तो अपर लिमिट कितना है 4 को यहाँ पे जाके पुट कर दूंगा। उसका दूसरा जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा उसकी जगह मैं पुट कर दूंगा। अगर मान लो नीचे भी होता, मान लो नीचे भी 2x होता तो नीचे भी मैं पुट करता। जहाँ जहाँ मेरे पास वेरिएबल होगा ना वहाँ मैं क्या करूँगा अपर लिमिट को पुट करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा लोअर लिमिट को पुट करूँगा, मेरे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या सिर्फ अपर लिमिट को पुट करूँगा कितना 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस। अब लोअर लिमिट कितना है 2, तो कितना होगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा मेरे पास फाइनली आंसर बचेगा। तो इंटीग्रेशन एकदम सिंपल है। इंटीग्रेशन क्या बोलता है, जो भी यहाँ पे गिवन सबसे पहले तो उसको इंटीग्रेट कर। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करना, जो भी यहाँ पे लिमिट गिवन है सिंपली यहाँ पे पुट कर दे। एक बार अपर लिमिट, दूसरी बार क्या करना है लोअर लिमिट। कैसे लिमिट्स को पुट करना, जो भी जितने भी यहाँ पे वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई इंटीग्रेशन है ऐसे गिवन है 4x डिवाइड बाय
हाँ, मान लो 4x² डिवाइड में बस 9x गिवन है। मान लो कोई सॉल्व करके मेरे पास ऐसा है और लिमिट मुझे लगा हुआ 0 से लेके 1 तक। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी मान लो कोई इंटीग्रेशन था मेरे पास, वो सॉल्व होकर मेरे पास ये है फाइनली, तो मुझे इसको सॉल्व करना आगे आगे कैसे सॉल्व करूँ, जो भी अपर लिमिट है सबसे पहले तो मैं अपर लिमिट पुट करूँ कहाँ पे, जो जहाँ जहाँ वेरिएबल है, मान लो यहाँ पे भी, और जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ मैं पुट करूँ अपर लिमिट, फिर लगाऊँ माइनस, फिर जो भी लोअर लिमिट को फिर मैं क्या करूँगा पुट करूँगा, मेरे पास फाइनली आंसर आएगा। तो इंटीग्रेशन में ये बोलता है सबसे पहले तो मुझे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद क्या करना है, मुझे लिमिट्स को पुट करना है। सबसे पहले अपर लिमिट, फिर क्या करना है मुझे माइनस माइनस बीच में लगाना, फिर क्या करना है लोअर लिमिट के अंदर पुट करना है। दैट्स इट, ये हमारे पास क्या होता है इंटीग्रेशन होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे मुझे किसी ने दे दिया इंटीग्रेशन, चलो 0 से π/2 ले लेते हैं, 0 से π/2 साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। करते हैं सॉल्व। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है यार, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मुला चार्ट ही नहीं पता। साइन थीटा का इंटीग्रेशन फॉर्मुला चार्ट हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि जो भी फॉर्मुला चार्ट के अंदर हमारे पास लिखा है, एक एक पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए कि हाँ यार इसका मतलब फॉर्मुला हमारे पास क्या होता है। फॉर्मुला अगर नहीं पता होगा कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का नहीं होने वाला है, क्योंकि इंटीग्रेशन का बेसिक डिमांड ये है कि कोई भी एक स्टेप भी आगे नहीं, देखो पहला स्टेप भी क्या है, फॉर्मुला अप्लाई करना, और फॉर्मुला नहीं पता होगा तो इंटीग्रेशन को मैं अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, मेरे पास माइनस कॉस थीटा होता है, मैंने पुट कर दिया यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, और डी थीटा वगैरह, तो जैसे मैंने इंटीग्रेशन करूँगा तो डी थीटा वगैरह सब कुछ नहीं पड़ गया। लिमिट कितना लगाना है, 0 से π/2 तक, या फिर यहाँ पे लिखो, या फिर मैं ऐसे इसको और ऐसे भी लिख सकता था, टोडो माइनस कॉस थीटा 0 से π/2। अब मन में ये बहुत लोगों का सवाल आता है, क्या मैं यहाँ पे, मैं जो यहाँ पे लिखता हूँ 0 से π/2, क्या मैं यहाँ नहीं लिख सकता। मैंने बोला अपनी मर्जी है, इसको ऐसे भी लिख सकता था, माइनस कॉस थीटा 0 से π/2, चाहे मैं लेफ्ट साइड में लगाऊँ या फिर राइट साइड में लगाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपली यहाँ पे माइनस कॉस थीटा इंटू कितना, 0 से π/2, लिमिट कहाँ लगा 0 से π/2। जैसे मैं इसको सबसे पहला काम किया था, इसको इंटीग्रेट करना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या था, मेरे पास माइनस कॉस थीटा लिख दिया। अब जैसे मैंने इसको इंटीग्रेशन किया, उसके बाद हमें क्या करना था, ये इंटीग्रेशन का सिंबल हटा दो या फिर रहने तो अपने ऊपर चॉइस। अब मुझे लिमिट्स को पुट करना है। लिमिट्स को कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट कहाँ पे पुट करो, जहाँ पे भी जो भी वेरिएबल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेरिएबल क्या थीटा है, तो सिंपली यहाँ पे अपर लिमिट पुट करूँ, कितना होगा माइनस कॉस थीटा की जगह कितना होगा π/2, बीच में लगा क्या माइनस, मैंने माइनस बीच में लगाना ही लगाना, भले यहाँ पे माइनस, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बीच में मुझे क्या लगाना माइनस। अपर लिमिट माइनस क्या होता है लोअर लिमिट, मुझे अपना बेसिक स्टैंडर्ड तरीके से चलना है। अब मैंने यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे मुझे क्या गिना है माइनस कॉस थीटा गिना है, तो सिंपली ब्रैकेट के अंदर क्या करूँगा लोअर लिमिट पुट करूँ, कितना होगा माइनस कॉस थीटा की जगह कितना होगा 0 डिग्री, कॉस माइनस कॉस π/2 कितना होता है, कॉस 90 डिग्री कितना होता है, टोटल कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये कितना हो गया -0 माइनस कॉस 0 कितना होता है मेरे पास, कॉस 0 कितना होता है -1, तो फाइनली कितना हो गया -0, तो नहीं ऐसे ही हो जाएगा 0, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो फाइनली कितना हो गया आंसर 1। दैट्स इट। यहाँ पे माइनस गिवन हो प्लस गिवन, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। बस हमारा बेसिक अप्रोच क्या होता है, सबसे पहले मुझे जो भी यहाँ पे गिवन उसको मुझे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले इंटीग्रेशन करने से पहले चेक करना है जो यहाँ पे वेरिएबल गिवन है वो क्या यहाँ पे सेम है, उसके बाद ही मैं इंटीग्रेशन को, अगर मान लो सेम नहीं है तो इन दैट केस तो फिजिक्स में तो ऐसा कभी नहीं आया कि सेम नहीं होगा, वो आता है बट वो हाई लेवल्स के क्वेश्चन में आता है। पहला तो बेसिक हमारे पास ये चेक करना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम मेरे पास वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, और सेम वेरिएबल मेरे पास प्रेजेंट है। इन दैट केस मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जो भी यहाँ पे गिवन उसका मैं इंटीग्रेट करूँगा। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली जो भी यहाँ पे लिमिट्स गिवन है सिंपली यहाँ पे मैं लिमिट्स को क्या करूँगा पुट कर दूंगा। दैट्स इट, मेरा काम हो। जैसे लिमिट को पुट कर दिया मेरे पास आंसर आएगा, काम खत्म। आई होप यहाँ तक समझ में आ जाओ कि इंटीग्रेशन को क्या हमारे पास रूल होता है। बस हमारे कुछ नहीं करना है, फॉर्मुला चार्ट हमें पता होना चाहिए। फॉर्मुला चार्ट अगर अच्छे से अगर मैं बताया उसके बाद मुझे सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का तो क्या करना है, हमें लिमिट्स को यहाँ पे पुट करना है। एक और एग्जाम्पल दिखाया, चलो एक और एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटीग्रेशन मुझे बोलता है कोई -y³ इंटू dx और लिमिट लगा दिया उसने 2 से 4 तक। जरूरी नहीं है कि हमेशा डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी हो सकता है। -y³ इंटू dx मुझे गिवन है, क्या हम इसका इंटीग्रेशन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों यार, यहाँ तो y अल्फाबेट है और यहाँ पे मेरे पास x अल्फाबेट है, कैसे मैं इंटीग्रेशन करूँगा। तो इसे थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना होता है। इंटीग्रेशन ना हमें क्या करें, बहुत अजीब सा लिख देगा और यहाँ पे लिख देगा y और यहाँ पे मेरे पास कुछ और अल्फाबेट होगा, तो जनरली उससे हमें बचना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है y है और यहाँ पे x है, इसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है बट क्या होगा उसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका है जो हम मैथ्स में सीखेंगे। तो मान लो यहाँ पे मैं इसको सेम अल्फाबेट कर देता हूँ dy। अब तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है, कैसे करेंगे मुझे पता है। ये जो y³ है ये किसके तरह दिख रहा है, मुझे y की पावर n की तरह दिख रहा है। तो क्या होगा मेरे से इंटीग्रेशन, मुझे y की पावर n हो या फिर x की पावर n हो, किसी की पावर भी n हो, तो सिंपली क्या आता है n की पावर n+1 डिवाइड बाई कितना n+1, n क्या होता है जो भी डिग्री है। तो फाइनली मेरे पास कितना होगा y डिग्री कितना है मेरे पास 3+1 डिवाइड बाई कितना हो गया 3+1 इंटीग्रेशन। तो फाइनली इसको मैं सॉल्व करूँगा, कितना हो गया मैं यहाँ कर रहा हूँ 3+1 कितना हो गया मेरे पास 4 डिवाइड बाई 3+1 कितना हो गया 4। अब मुझे लिमिट लगाना है, लिमिट मुझे कितना गिवन है यहाँ से 2 से लेके 4 तक। तो क्या होगा जो अपर लिमिट क्या है 4, तो सिंपली यहाँ पे y की जगह मैं 4 पुट करूँगा, 4 की पावर 4 डिवाइड बाई 4, बाहर लगा हुआ माइनस, अगेन मेरे पास माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। भले यहाँ पे माइनस, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। रूल मेरे पास जो है उसे हमें फॉलो करना है। सबसे पहले मुझे अपर लिमिट लगाना है, पुट कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है लोअर लिमिट के लिए अपर लिमिट माइनस क्या होता है लोअर माइनस लगाया। उसके बाद मेरे को अगेन यहाँ पे माइनस गिवन, तो सिंपली y की जगह कितना हो गया मेरे पास 2 की पावर 4 डिवाइड बाई कितना गया 4, सॉल्व करूँगा जो भी आंसर है दैट्स इट। तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन में देख के डरना नहीं है। इंटीग्रेशन में सिंपल सा ये बोला जाता है, एक सेकंड
सबसे पहले मैं फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला अगर आगे काम नहीं पड़ेगा उसके बाद मुझे क्या करना, जो भी यहाँ पे गिवन होगा सिंपली मैं उसको इंटीग्रेट करूँगा। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या करना, लिमिट पुट करना है। सबसे पहले अपर लिमिट को उठाना, जो भी वेरिएबल है उसके जगह मैं यहाँ पे अपर लिमिट पुट करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, जो भी यहाँ पे वेरिएबल है उसके जगह मैं क्या करूँगा, लोअर लिमिट में क्या करूँगा, पुट करूँगा। दैट्स इट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये लगाना है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप तो थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का बेसिक रूल समझ में आ गया हो कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। और फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो, ये मत सोचना कि मुझे फिर भी कंफ्यूजन हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, थर्ड टाइम नहीं बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है। भले 5 टाइम्स हो 6 टाइम्स हो, बट मुझे कहीं पर भी मेजर भी या फिर माइनर भी कहीं पर भी डाउट हो करना है, बिकॉज क्योंकि इंटीग्रेशन हर एक चैप्टर में यूज होने वाला, मैं पहले बोल चुका फिजिक्स में, इसलिए क्या करूँगा यहाँ पे अगर बेस स्ट्रॉन्ग है उस कुछ नहीं, हमें बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। दैट्स इट, ये इंटीग्रेशन देख के डरना नहीं है, इंटीग्रेशन तो ये होता है, ऐसे होता है, फलाना डिमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा होता है इंटीग्रेशन। फॉर्मुला चार्ट में पता होना चाहिए, फॉर्मुला का चार्ट अगर अच्छे से पता है, फॉर्मुला को कैसे सॉल्व किया जाए तो वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। बस फॉर्मुला अगर हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मुला हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे फॉर्मुला अगर मुझे पता चल गया उसके बाद मुझे सिंपली क्या करना था, उसके बाद हमें क्या लिमिट्स को पुट करना था। लिमिट कैसे पुट करना, सबसे पहले अपर लिमिट को उठाना, लेके जाना है मुझे इसके अंदर पुट करना है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा, फिर उसको क्या करना, बीच में लगाया माइनस, और जो भी लोअर लिमिट होगा ना उसको मुझे उठाना और क्या करना है यहाँ पे इसके अंदर पुट कर देना। आ जाएगा मेरे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करूँगा, फाइनली मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा। दैट्स इट, ये मेरे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। कहीं पर भी छोटा सा अगर माइनर भी इतना सा भी डाउट होता है तुरंत इन्फॉर्म करना कि कैसे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन हमारे इंपॉर्टेंट एक तरह से बेस है हमारा फिजिक्स का, इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो एनीवेज ये हमारा इंटीग्रेशन का थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डाइपोल का, वो हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टॉर्क। डरना नहीं इस टॉपिक को देखिए, बहुत मतलब कि नाम लग गया बहुत हाई फाई है, बट रियलिटी में कुछ भी नहीं है। टॉर्क एन इलेक्ट्रिक टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा टॉपिक है। क्या है सब कुछ हम डिटेल में इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर रखना है, थोड़ा सा हमारे लिए एकदम न्यू है हमारे लिए टॉपिक है, सबको समझ में आ जाए, कुछ भी ऐसा नहीं जो हमें समझ में नहीं आएगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं और जो यहाँ पे हमारा डाउट रखा है। हमें एकदम बस ये थोड़ा सा कि हमारा स्पीडअप थोड़ा सा हमें इंक्रीज करना है। तो एनीवेज मैं स्पीडअप कर दूंगा इनकेस, क्योंकि अब टाइम पे हम आ चुके हैं, तो अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले मैं यहाँ पे दो चीज़ का डेफिनेशन जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा यूनिफॉर्म, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या होता है, बस इतना मुझे बता दो और कुछ नहीं जानना। और मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब जानना है, दैट्स इट। मैं यहाँ पे बस जानना चाहता हूँ जो हमने बेसिक में पढ़ा, अपने प्रीवियस जो टॉपिक्स में पढ़ा वो हमें याद है या फिर नहीं, या फिर एक तरीके से सारा कुछ बाउंस बैक हो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे मेरे पास पूरा जो पीछे का चीज फिनिश हो रहा है फिर वैनिश हो रहा है, नहीं। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब डेफिनेशन क्या होता है, बस इतना मुझे बता दो, काम मेरे पास सिमट जाएगा। यार क्या होता है ये, मैंने तो पढ़ा नहीं था, मुझे याद था लेकिन मैंने पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम ड्रेस पहनते हैं, अच्छा वो यूनिफॉर्म, मैंने क्या बात कर रहा है यार, ऐसे क्या बोल दिया। नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मेरे पास मतलब होता है, कभी भी कोई बोले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर जगह क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस हर जगह क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये पॉइंट में लिखा चुका हूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है हर जगह क्या होगा, इक्वली मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और मान लो कोई बोलता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मींस हर एक पॉइंट पे क्या होता है, सेम मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लग रहा था। मींस अगर मान लो कोई बोले कि मेरे पास ये जो पेपर है ना, ये कैसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मींस हर एक पॉइंट पे क्या होगा, हमारा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या होगा, लग रहा होगा। दैट्स इट, हम उससे क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। तो कभी भी कोई कहीं ये लिखा हुआ मिल जाए ना यूनिफॉर्म वगैरह, तो समझ जाना यूनिफॉर्म का सीधे सीधे ये मतलब है हर एक पॉइंट पे मेरे पास क्या होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा हो। अच्छा, और नॉन यूनिफॉर्म हो गया, मींस नॉन यूनिफॉर्म मींस हर एक पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दैट्स इट, ये पॉइंट क्लियर है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है हर एक पॉइंट पे मेरे पास क्या होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास लग रहा होगा। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि हर एक पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंट मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन क्या था, टू चार्जेस ऑफ सेम नेचर। टू चार्जेस ऑफ सेम नेचर, वाह क्या डेफिनेशन है। नहीं, टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जो भी डी या फिर जो भी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यार इतनी अंग्रेजी बोल दिया तो नहीं, बोलना क्या चाह रहा है मैं यहाँ पे, ये बोलना चाह रहा हूँ दो ऐसे चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो मेरे पास सेम, प्रोडक्ट प्लस टू क्यू बट अपोजिट इन नेचर। अरे भैया ये तो प्लस है, ये भी प्लस है, ये तो डाइपोल हुआ ही नहीं। एक पॉजिटिव तो दूसरा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी इज कॉल्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। नहीं समझो, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सीधा ये मतलब, देखो ये सब मैं इसलिए रिवाइज कर रहा ताकि हमें पुरानी चीज़ें भी हमारे साथ साथ में हमें पता हो। डाइपोल का मतलब ये होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये होता है दो चार्जेस जिसका क्या मेरे पास मैग्नीट्यूड तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो टू क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड मींस नंबर, दोनों का क्या होना चाहिए, बट अपोजिट इन नेचर। एक पॉजिटिव तो दूसरा मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर इन दैट और कुछ उसमें क्या होगा, दोनों को कुछ हमने सेपरेट है, स्मॉल सा डिस्टेंस पे हमने रख दिया, इन दैट केस हम उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। चलो यार ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है जिसका हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है कि दो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट इन नेचर होना चाहिए, और कुछ हमने इस डिस्टेंस पे इसको रख दिया, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये दो डेफिनेशन तो क्लियर हो गया। अब ये टॉपिक क्या है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यार सबसे पहली बात तो मुझे ये जो पहला जो वर्ड है ना, वही देख के मैं डर गया। ये टॉर्क होता क्या है, ये टॉर्क क्या होता है बताते हैं इसको। टॉर्क अच्छे से, टॉर्क बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी चीज़ को हम रोटेट करते हैं ना,
कोई भी चीज़ को मैं रोटेट करूँगा ना, उसमें क्या होता है, मेरे टॉर्क डेवलप हो जाता है। यार अगर मैं सही बोलूँ ना, तो मन में ये सवाल आएगा यार टॉर्क में डिटेल में अगर हमें देखना है टॉर्क के बारे में, उतना तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट हमारा से रोटेशनल मोशन चैप्टर होता है जिसके अंदर पूरा हमें 11th में बताया जाता है। बट देखो 11th की चीज़ें से हमें 12th में कोई लेने देना नहीं है, तो 11th पूरा अपना अलग है और 12th क्या है पूरा अपना। बस थोड़ा बहुत का तो कुछ डेफिनेशन जो होता है हम पास काम आते हैं, दैट्स इट। ऐसा कुछ नहीं कि जिसको 11th अच्छे से आता है वो 12th अच्छा आसानी से करें, हाँ ठीक है कर सकता है, एनीवेज नो डाउट। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर मुझे 12th अगर अच्छा करना तो मुझे 11th आना ही चाहिए, नहीं ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। बस कुछ जो डेफिनेशन होता है वो हमें यहाँ पे जस्ट पता होना चाहिए। टॉर्क मतलब क्या होता है, मैं किसी भी चीज़ को रोटेट करूँ, मान लो मैं अपने हैंड को ऐसे घुमा रहा हूँ तो उसके अंदर क्या होता है, टॉर्क मेरे पास एक डेवलप हो जाता है। जैसे ये सारी बातें ना एक तरीके से मान लो क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोथेटिकल होता है। ये सारे किसी ने देखा नहीं है, बस इन लोगों ने क्या कि एडप्शन लिया और वहाँ से कुछ डेफिनेशन बोला। टॉर्क मतलब मैं किसी भी चीज़ को रोटेट करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेन को ऐसे घुमाऊंगा तो इसके अंदर भी क्या होगा, टॉर्क आना चाहिए। देखना वो जो जनरेटर्स होता है, जनरेटर्स के अंदर वो एक जो स्टार्ट करने के लिए गोल गोल घुमाते हैं ऐसे, तो उसके अंदर भी क्या होता है, टॉर्क डेवलप। टॉर्क जब तक डेवलप नहीं होगा ना तब तक क्या होता है, बस कोई भी चीज़ रोटेट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेन है, अगर देखो जूम जूम गोल को क्यों घूम रहा है, इसके अंदर टॉर्क डेवलप हो। टॉर्क एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है ना जो हमारे पास रोटेशन में क्या होता है, हेल्प हमें करता है। बस इतना हमें जाना है, टॉर्क मेरे पास कोई भी चीज़ का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि कहता है हमें रोटेट करने में क्या करता है, हमें हेल्प करता है। दैट्स इट, हम उसे क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। नहीं समझ में आया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ दुनिया में कोई भी चीज़ जो रोटेट कर रहा होता है ना, उसको रोटेट करने में हेल्प कौन करता है, हमें टॉर्क करता है। टॉर्क एक ऐसा प्रॉपर्टी है, कोई भी मटेरियल कुछ भी जो थिंग हो बस उसको रोटेट करने में ना हेल्प करता है, हम उसे क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। दैट्स इट, बस सीधे सीधा डेफिनेशन मेरे पास वो टॉर्क। अपनी भाषा में, सरल भाषा में पता होना चाहिए कि टॉर्क का मतलब क्या होता है। दुनिया में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है उसको रोटेट करने में जो है हमारे पास हेल्प करता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हम टॉर्क बोला जाता है। कोई भी चीज़ मेरे पास रोटेट कर, जैसे फैन है जो, या फिंगर मेरे पास ऐसे वैसे रोटेट कर रहा हूँ, टोडुक 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 ऐसे रोटेट कर, टोडुक 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 टोडुक, जो भी मैं रोटेट कर रहा हूँ ये किसके वजह से रोटेट हो रहा है। इस हैंड को रोटेट में मेरे पास कौन हेल्प करे, देखो ऐसे मेरे पास रोटेट हो रहा है, देखो मैं ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ये हैंड को रोटेट होने में मेरे पास हेल्प कौन कर रहा है, बेसिकली टॉर्क। टॉर्क क्या होता है ना, इसके अंदर हमें दिखता नहीं टॉर्क, बट किसी भी चीज़ को रोटेट करने में बेसिकली हमें कौन हेल्प करता है, मेरे को इस हैंड के अंदर बस शॉर्ट टॉर्क लगा, कितना लग रहा है वो तो हम बात के बाद निकाल लेंगे। बट फिर इतना समझना है कि किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए ना हमें सिंपली कौन हेल्प करता है, टॉर्क हमारे पास हेल्प करता है। टॉर्क एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो किसी भी चीज़ को, प्रॉपर्टी में उसकी एक स्पेशलिटी है कि कोई भी चीज़ को तो रोटेट करना ना उसके पीछे 120% क्या होगा, मेरे पास टॉर्क लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल फैन मेरे पास रोटेट कर रहा था, टोडुक टोडुक, उसके पीछे भी क्या होता है, टॉर्क। देखो फिजिक्स ऐसा है ना कि हमारे सामने जो भी चीज़ हो रही है उसको देखोगे तो वहाँ से हर एक जगह क्या होता है, फिजिक्स मेरे पास, फिजिक्स का मैकेनिज्म अप्लाई हो रहा है। एनीवेज जो भी है, तो टॉर्क का मतलब सीधे सीधे होता है कि मेरे पास कोई भी चीज़ मेरे पास रोटेट हो रहा है, उस रोटेट को हेल्प कौन करता है, उस रोटेट को जो रोटेशन स्टार्ट होता है किसी भी चीज़ को, किसके वजह से होता है, टॉर्क की वजह से होता है। तो टॉर्क एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि हेल्प करता है हमारे कोई भी चीज़ जो हमारे रोटेट हो रहा होता है ना, उसको हेल्प करने के लिए, उसको हेल्प रोटेट करने में हेल्प करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। अगर टॉर्क नहीं होगा तो कोई भी चीज़ मेरे पास क्या होगा, रोटेशन नहीं होगा, एनी बस नो होगा। बट क्या होगा, थोड़ा सा उसमें कुछ अलग प्रॉपर्टी है, वो अलग की बात हमें उससे देखना नहीं है। बट फिलहाल क्या हमें डेफिनेशन इतना समझना अपनी भाषा में, टॉर्क ऐसा प्रॉपर्टी है कि लिख लेना यहाँ पे, टॉर्क टॉर्च नहीं, टॉर्क, टॉर्क ये क्यों है, टॉर्क एक प्रॉपर्टी है, टॉर्क एक प्रॉपर्टी है। मैं अपनी लैंग्वेज लिखा, रियलिटी में इसका डेफिनेशन पूरा अलग है, बट उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बट हमें रियलिटी में जो हमारा डेफिनेशन, जो हमें बस इतना समझना है कि अपने भाषा में लिखना है, ताकि हम कोई हमसे नहीं पूछने वाला एग्जाम में कि टॉर्क का डेफिनेशन बताओ, ये सब बकवास बात है। बस इतना हमें पता होना चाहिए ना कि जिससे हमारा काम यहाँ पर निकल जाए। टॉर्क एक प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़, कुछ भी, किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को रोटेट करने में हेल्प करता है, रोटेट करने में हेल्प करता है, हेल्प करता है। अब मन में इसे इंग्लिश में क्यों, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्यों नहीं, अरे यार स्टैंडर्ड डेफिनेशन लेकर क्या करोगे, बस इतना समझना, टॉर्क एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी चीज़ को जो रोटेट हो रहा था ना, उसके पीछे समझ जा रहा, कोई भी चीज़ रोटेट हो रहा होगा ना, दिमाग में देखना, जहाँ पर भी कोई भी चीज़ रोटेट हो, जैसे हमारा फैन रोटेट कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे मैं फिंगर रोटेट करूँ, हर एक चीज़ के भी क्या, हर एक चीज़ जो भी रोटेट कर रहा था उसमें शॉर्ट और शॉर्ट क्या होता है, टॉर्क मेरे पास लगी रहता है। बस इतना समझ, टॉर्क एक प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ को रोटेट करने में हेल्प करता है, दैट्स इट। ये हमारा क्या होता है, टॉर्क होता है। अब यार यहाँ पे टॉर्क का क्या क्या है, आई होप तो टॉर्क का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। टॉर्क मेरे पास बेसिकली क्या बोलता है, टॉर्क मेरे पास क्या एक प्रॉपर्टी है, जो कि एक प्रॉपर्टी में जैसे मटेरियल, जो कोई भी चीज़ जैसे प्रॉब्लम से हमारे पास हैंड होता है, मेरे पास कोई किसी का प्रॉपर्टी की किसी दीवार पे पंच मार उसको पेन नहीं होता, क्यों, उसका एक प्रॉपर्टी हो गया ना उसको मैं, तो वैसे ही मेरे पास क्या होता है, टॉर्क होता है। टॉर्क बेसिक फालतू एग्जांपल ले लिया मैंने, एनीवेज ट्राई मत करना इसको, ठीक है, ट्राई वगैरह मत करना, बस मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा था। प्रॉपर्टी मतलब होता है ना कोई पर्सन हो जिसको मतलब कि मान लो कि होता है कि बहुत मतलब कि, ठीक है ये एग्जांपल्स बकवास है, ठीक है छोड़िए। एनीवेज तो टॉर्क बेसिकली वो होता है ना कि किसी भी चीज़ को मेरे पास रोटेट करा होगा ना, उसको रोटेट करने में, जो भी चीज़ रोटेट करना है दुनिया में सब में, जो भी चीज़ मेरे पास रोटेट करा होगा, हर चीज़ के पीछे मेरे पास क्या होता है, मेरे पास टॉर्क लग रहा होता है। जो भी चीज़ रोटेट करा होगा, बस इतना याद रखना, टॉर्क एक प्रॉपर्टी होता है जो किसी भी चीज़ को मेरे पास रोटेट करा होता है, उसके पीछे हमेशा क्या होता है, टॉर्क मेरे पास लग रहा होता है। दैट्स इट, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यार यहाँ पे मेरे पास टॉर्क का क्या लेना देना है, अब देखना यहाँ पे भी हमने कुछ रोटेशन किया, कैसे देख, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, टोडो बनाया मैंने,
उसके अंदर क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने डाइपोल को रख दिया। डाइपोल रखने के लिए क्या, डाइपोल कैसे रखूंगा, डाइपोल डाइपोल दो चार्जेस, जिसका डाइपोल देखते ही दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, दो चार्जेस जिसका मेरे पास क्या हो, मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या हो, टोटल मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए सेम, बट नेचर कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, और कुछ डिस्टेंस पे, स्मॉल डिस्टेंस पे मेरे पास रखा होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोला जाता है। तो ये बेसिकली क्या, मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ये देखो डायग्राम में लग रहा हो कि टेढ़ा मेढ़ा, बट ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, हर एक पॉइंट पे मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और मैं डाइपोल बाबा को लिया और मैंने उठा कर रख दिया। हाँ, मतलब बचपन में ऐसे देखते नाव हम बनाते थे पेपर का, उसे लेते थे और क्या कहते हैं वाटर के अंदर रख देते, फिर क्या चल रहा होता था, है ना। बेसिकली मैंने बस ऐसे ही समझना, मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास प्रेजेंट था, मैं एक डाइपोल के लेके आया और मैंने इसके अंदर यहाँ पे उठाया और मैंने यहाँ पे रख दिया। तो मैंने यहाँ पे, मैं एक सेकंड डायग्राम बनाता हूँ, ये मैंने डाइपोल बाबा को लिया और यहाँ पे डाइपोल बाबा को रख दिया। एंड लेटर से इस पर मेरे पास चार्ज गिवन है, इस पर माइनस क्यू, एंड लेटर से इस पर मुझे गिवन है चार्ज प्लस क्यू, एंड ये मेरे पास क्या है, इसका सेंटर से यहाँ, सेंटर से इसका कितना डिस्टेंस होगा, एल। हमें स्टैंडर्ड नोटेशन लेना है। सेंटर से हमेशा हम डाइपोल का डिस्टेंस हम किससे मेजर करते हैं, एल से मेजर करते हैं। सेंटर से इसका डिस्टेंस एल, सेंटर से इसका भी यहाँ से डिस्टेंस एल, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2L। ये मेरे पास क्या, डाइपोल लिया, डाइपोल को मैंने लिया, ये येलो कलर का लाइन दिख रहा है, ये मेरे पास क्या, डाइपोल को लिया और मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। प्लेस मतलब क्या किया मैंने, सिंपली यहाँ पे मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन हर एक पॉइंट पे मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो रहा होगा। मैं बस वहाँ वो मेरे पास था, मैंने लिया डाइपोल, मीन्स डाइपोल क्या होता है, दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या होना चाहिए सेम, बट अपोजिट इन नेचर और सेपरेटेड बाय कुछ स्मॉल डिस्टेंस लिया, उसको उठाया और मैंने डाइपोल इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। दैट्स इट, ये रख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा वो यहाँ पे देखना, यहाँ पर मैं बस एक सवाल पूछूंगा, इस पर मेरे पास नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, इस डाइपोल पे नेट फोर्स मेरे पास कितना लग रहा है। इस टॉपिक का मतलब समझ में नहीं, टॉपिक का मतलब ये सीधे सीधे क्या है, मैं पूरा यहाँ पे डेफिनेशन सब कुछ बता दूंगा टॉपिक क्या है, बट फिलहाल मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, ये जो डाइपोल है ना, इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से। यार ये तो बहुत भारी भरकम सवाल, जो कि हमें पता ही नहीं है कि क्या बोलना चाह रहा है। मैंने ये बोलना चाह रहा हूँ, जो ये मेरे पास ये डाइपोल है, इस पर कितना मेरे पास टोटल फोर्स लग रहा होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से। ओहो, नहीं समझ पाया। मैं ये बोला, जैसे मेरे पास रिवर है और यहाँ पर अगर मैं ये नाव बना दूँ, ये लेटर से मेरे पास नाव है, तो अगर मैं कागज का नाव लिया, फिर पेपर का नाव लिया, मैंने यहाँ पे बना दिया, जो वाटर का जो फ्लो होता है, जैसे मेरे पास हवा का चल रहा होगा, वैसे वैसे क्या होगा, नाव मेरे पास बढ़ रहा हो। क्यों बढ़ रहा हो, क्योंकि इस पर मेरा कुछ फोर्स लगेगा, तभी तो यार ये आगे बढ़ेगा। क्या बोल देखना, ऐसा कभी देखना, अगर मैं वाटर का फ्लो तेज हो, मीन्स वाटर का जो भाव ज़्यादा हो, और सिंपली वहाँ पे तुम पेपर का कुछ नाव बना के रखना, सिंपली क्या वो फटाफट से आगे बढ़ जाएगा। वहीं अगर मेरे पास कोई स्टिल वाटर लेना, मीन स्थिर वाटर लेना, जो क्या हो, स्टिल मतलब होता है एकदम रुका हुआ वाटर लेना, उसके ऊपर नाव रखना, वो चलेगा, वो गोल गोल वहीं पर घूम रहा होगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या वाटर का उस पर फोर्स मेरे पास नहीं, जैसे मैं नाव को धक्का देगा, नाव को धक्का कौन देगा, हम तो नाव को धक्का नहीं देंगे। मैं नाव, लेटर से मेरा फिंगर है, मान लो ये मेरा वाटर है, मैं लिया और मैंने नाव को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं रख दिया, मेरा काम हो गया। अभी नाव को तो खुद ही आगे बढ़ना होगा, लेकिन बेचारे इसके पास तो ना तो कोई पाँव है ना हाथ, जो जिससे आगे बढ़ सके। ये कैसे बढ़ेगा, ये बोलेगा वाटर को बोलेगा भैया मेरे को प्लीज यहाँ पे धक्का मारो जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। उसने ठीक है अभी मारते, अगर वाटर का बहाव फ्लो यहाँ तेज हो तो क्या उसको धक्का मारेगा, नहीं होगा वाटर का फ्लो होगा तो क्या होगा, एज इट इज यहीं पर नाव रहेगा। तो वैसे ही मेरे पास इस केस में हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, उसके अंदर मैंने डाइपोल को रख दिया। अब डाइपोल को जैसे मैंने यहाँ पे रखा, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक उसने बोला ये तो हमारे अंदर आ गया, अब मैं इसको धक्का मारूंगा, मैं बोलूंगा इसको धक्का मार के मुझे बाहर वगैरह फेंकूंगा, जितना हो सके मैं इसको फोर्स लगाएगा। तो कितना फोर्स लगा रहा है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बताओ कितना फोर्स लग रहा हो। पहले ये क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट मीन्स टोटल, कभी भी कोई बोले ना नेट, नेट मतलब होता है टोटल। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल, मैंने चलो क्वेश्चन के तौर पे डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने कुछ बताया था वहाँ पे, याद करना कुछ में कि किसी भी कोई भी मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज मेरे पास रखा होता है, इन दैट केस उसमें कितना फोर्स लग रहा होता है याद करो। अगर वो याद आ गया ना, समझ जाना यहाँ पे काम हो जाएगा। ओहो, ये तो यार बहुत ही भारी भरकम सा सवाल। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इस डाइपोल पे कितना टोटल फोर्स लगा रहा है, वो यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है, कितना लगा रहा होगा। सबसे पहली बात तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह क्या होगा, मेरे पास सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और हर एक पॉइंट पे मेरे पास क्या होगा, इस पर डाइपोल पर सेम फोर्स लग रहा होगा। मतलब अगर कोई हर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान ले मेरे पास ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे मेरे पास क्या होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मीन्स हर एक पॉइंट, मान लो जनरल एग्जाम्पल, हर एक पॉइंट पे 10-10 kg का बंदा यहाँ पे बैठा होगा, तो वो सारे मिलकर क्या 10 जितने भी होंगे सारे पॉइंट को क्या होगा, 10-10 kg के बंदे मिलकर इस पर फोर्स लगा रहेंगे। बस रियलिटी में ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, तो वही यहाँ पे भी होगा। मीन्स इस पूरे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, मीन्स हर एक पॉइंट पे मेरा फोर्स भी क्या होगा, सेम लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा इतना मुझे बताना है, कितना इस पे कितना फोर्स लग रहा हो इस डाइपोल के, वो मुझे यहाँ पे बताना है। कैसे फाइंड आउट किया जाए, ये तो क्वेश्चन है। सोचो एक बार, वीडियो को पॉज करो, एक बार सोचो कि इस पर टोटल कितना फोर्स लगा। मैं बस हिंट इतना दे रहा हूँ कि किसी भी चार्ज को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं रख दूँ तो कितना फोर्स होता है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। याद करो फटाफट, कोई कितना फोर्स होता है कैसे याद करो। वीडियो को पॉज करो एक बार, अपने आप सब कुछ याद आ जाएगा।